अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कैप 6 MFA पेस्टल के एरिया में हमारे पास दो चैप्टर रहते हैं, एक चैप्टर 3 और एक चैप्टर 5। सो आज के लेक्चर में हम चैप्टर 3 कवर करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में चैप्टर 5 कवर करेंगे, तो हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। हाँ, उसके बाद हम क्या करेंगे, कुछ बजटिंग के ऊपर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए जो है वो कुछ वीडियोज़ और आएंगी, अदरवाइज सिलेबस हमारा जो है वो वाइंड अप हो चुका होगा। ठीक हो गया। सो चैप्टर 3 देखते हैं। चैप्टर 3 क्या था? पेस्टल के ऊपर हमारे पास 6 चैप्टर हैं, चैप्टर 1 to 6। पेस्टल, PESTEL, PESTEL मीन 6 फैक्टर हैं, जिसमें से ये जो E है ये हमारे सिलेबस में है ही नहीं। तो पीछे बच के कितने? 5 फैक्टर। पॉलिटिकल के ऊपर एक हमारा चैप्टर 1 था जो हम कवर कर चुके, इकोनॉमिक के ऊपर हमारा चैप्टर 2 था जो हम कवर कर चुके, एस के ऊपर हमारा चैप्टर 3 है सोशल फैक्टर के ऊपर, और लीगल फैक्टर के ऊपर भी हमारा चैप्टर 3 है। और पीछे टेक्नोलॉजिकल फैक्टर के ऊपर 2 चैप्टर हैं, एक चैप्टर 4 और एक चैप्टर 5, जिसमें से चैप्टर 4 हमने कवर किया हुआ है। आपको बताऊंगा कौन से नंबर ऑफ लेक्चर में आपने कवर किया हुआ है, और चैप्टर 5 एक छोटा सा चैप्टर हमने कवर करना है। सो चैप्टर 3 हम कवर करने जा रहे हैं, जिसके अंदर 2 फैक्टर्स हैं, एक सोशल फैक्टर और एक लीगल फैक्टर। आइए देखते हैं क्या है, बस ज़रा लेक्चर गौर से देखिएगा, उसके बाद हम इसको थोड़ा सा बुक से देखेंगे, तो उसके बाद ये चैप्टर हो जाएगा ख़त्म। इतने ज़्यादा रटे नहीं हैं। हाँ, रटे किसके हैं? सिर्फ ये हेडिंग्स को रटा लगाना है और इनके बारे में कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि हेडिंग का मतलब क्या है, ये हेडिंग यहाँ पे क्यों है, बस इतना काम करना है। बाकी अंदर वाले मटेरियल को रटा नहीं लगाना। हाँ, लीगल फैक्टर में हमारे पास कुछ लॉज हैं, तो हर लॉ के बारे में हमें कोई 1-2 लाइनें लिखनी आनी चाहिए कि लॉ का पर्पस क्या है, क्यों है ये लॉ। बाकी हेडिंग्स को बस हमने लर्न करना है। जी, सोशल फैक्टर की बात करें, सोशल फैक्टर क्या है? सोसाइटी से रिलेटेड फैक्टर। कौन सी सोसाइटी? जिसमें हम बिजनेस ऑपरेट कर रहे हैं, तो वो सोसाइटी के अंदर कुछ चीज़ें हैं, मीन कुछ सोशल फैक्टर हैं जो हमारे बिजनेस को पॉजिटिवली या नेगेटिवली अफेक्ट करती हैं। क्या इफेक्ट करता है कि हम जिस सोसाइटी में ऑपरेट कर रहे हैं वो सोसाइटी हमारे बिजनेस के टाइप की है या नहीं है। क्योंकि अगर हमारे बिजनेस के टाइप की नहीं है तो हमारे बिजनेस के लिए होगा नेगेटिव, मीन ऑब्जेक्टिव मीट करने में प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगी। अगर हमारे बिजनेस के टाइप की है तो फिर होगा पॉजिटिव, मीन ऑब्जेक्टिव मीट करने में हेल्प देगा। लाइक हम एक इस्लामिक कंट्री के अंदर अल्कोहल का बिजनेस करने जा रहे हैं, तो क्या सोशल फैक्टर पॉजिटिव है या नेगेटिव है? नेगेटिव है। क्या कह रहा है? हम मैकडोनल्ड क्या बेचते हैं? बर्गर। जनता बर्गर खाई जा रही है। अचानक किसी ने मार्केट में शोशा छोड़ दिया कि बर्गर खाने से मोटापा होता है, बीमारियां लगती हैं, तो क्या बर्गर खाने आएगा? नहीं। क्यों? सोशल फैक्टर क्या हो गया है? चेंज हो गया है। मीन अब लोगों की साइकी बन चुकी है कि बर्गर खाने से मोटापा होता है, बीमारियां लगती हैं, तो लोग अब बर्गर खाने के लिए नहीं आएंगे। ये हमारी बुक के अंदर कुछ उसने सोशल फैक्टर की एग्जाम्पल्स दे दी। लाइक सोसाइटी के अंदर अब ज़्यादातर लोग जो है वो क्या करना शुरू हो गए हैं, रेस्टोरेंट्स में जाके डाइन इन पे खाना खाने को प्रेफर करने लग गए। तो दिस मीन डाइन इन का ट्रेंड आ गया है। तो हमें अगर कोई नया बिजनेस खोलना है, कोई नई इन्वेस्टमेंट करनी है, तो कहाँ पे करनी चाहिए? रेस्टोरेंट के बिजनेस में करनी चाहिए। क्यों? लोगों के अंदर ट्रेंड आ गया। यह एक और उसने सोशल फैक्टर की एग्जांपल दी कि अब ज़्यादातर लोग जो हैं समर हॉलीडेज में आउटसाइड द कंट्री जो है वो ट्रैवल करके बाहर जाके हॉलीडेज मनाने को प्रेफर कर रहे हैं। लाइक दुबई जाके प्रेफर कर रहे हैं, टर्की जाके हॉलीडेज मनाने को प्रेफर कर रहे हैं। तो इस मीन हमें अगर कोई बिजनेस आपको खोलना है तो कौन सा खोलना चाहिए? टूरिस्ट का बिजनेस खोलना चाहिए। क्यों? इसका ट्रेंड है सोसाइटी के अंदर। सोशल फैक्टर क्या हो सकता है कि सोसाइटी के अंदर हेल्दी ईटिंग का, फिटनेस का जो है वो ट्रेंड बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया। तो फिटनेस का ट्रेंड इंक्रीज हो गया तो हमें बिजनेस करना चाहिए, लाइक जिम का करना चाहिए। हेल्दी ईटिंग का ट्रेंड जो है वो आ गया है तो हमें कोई हेल्दी फूड का बिजनेस, लाइक कोई जूसेस का बिजनेस जो है वो करना चाहिए। क्यों? हेल्दी ईटिंग में लोग जूसेस को प्रेफर करेंगे। तो ये क्या है? कुछ सोशल फैक्टर हैं जो हमारे बिजनेस को पॉजिटिवली या नेगेटिवली इफेक्ट करते हैं। हमारी बुक में उसने कुछ सोशल फैक्टर्स की टाइप्स दे दी हैं जिनके बारे में हमें नॉलेज होना चाहिए, और ये 6 हेडिंग्स हमें लर्न करनी है कि सोशल फैक्टर्स हैं क्या। एटीट्यूड एंड लाइफस्टाइल, सोशल वैल्यूज, डेमोग्राफी, वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन, एजुकेशन एंड लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन। ये क्या है? सोशल फैक्टर्स हैं जो हमारे बिजनेस को पॉजिटिवली या नेगेटिवली इफेक्ट कर सकते हैं।
और एक सोसाइटी में हम बिजनेस ऑपरेट कर रहे हैं तो हमें ये 6 सोशल फैक्टर को देखना है, हमारे लिए पॉजिटिव हैं या फिर नेगेटिव है। एटीट्यूड एंड लाइफस्टाइल का मतलब क्या है कि लोगों के डिफरेंट एटीट्यूड्स होते हैं, डिफरेंट लाइफस्टाइल्स होते हैं। लोगों के डिफरेंट एटीट्यूड्स होते हैं, डिफरेंट लाइफस्टाइल्स होते हैं। कुछ लोग जो है वो बहुत ज़्यादा फैशन कॉन्शियस होते हैं, उनका लाइफस्टाइल जो है वो फैशनेबल ज़्यादा होता है। तो आपको क्या करना है, ऐसी सोसाइटी में फैशनेबल प्रोडक्ट्स का जब बिजनेस करना है। एक सोसाइटी के अंदर फैशन का ट्रेंड ही नहीं है, लोग फैशन को इतना फॉलो ही नहीं करते, फिर वहाँ पे फैशनेबल ब्रांड्स का प्रोडक्ट का बिजनेस करना शायद आपके लिए इतना अच्छा नहीं होगा। क्यों? उन प्रोडक्ट्स की तरफ लोगों के एटीट्यूड जो हैं वो पॉजिटिव नहीं होंगे। लोग बिहेव कैसे करते हैं डिफरेंट प्रोडक्ट्स की तरफ, लोग बिहेव कैसे करते हैं, एटीट्यूड बिहेव कैसे करते हैं डिफरेंट प्रोडक्ट्स की तरफ, लोगों का लाइफस्टाइल कैसा है। तो आपको बिजनेस उसी लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंगली, लोगों के बिहेवियर के अकॉर्डिंगली करना है। क्यों? अगर लोगों के बिहेवियर के अकॉर्डिंगली नहीं चलोगे तो दिस मीन आपका बिजनेस फेल हो जाएगा, फ्लॉप हो जाएगा। क्या ख्याल है? सोशल वैल्यूज, सोशल वैल्यूज का मतलब क्या है कि लोग किस चीज को वैल्यू देते हैं, सोसाइटी के नॉर्म्स क्या हैं। तो आपको उन नॉर्म्स के अकॉर्डिंगली बिजनेस करना है। लाइक अल्कोहल का बिजनेस एक इस्लामिक सोसाइटी के अंदर नहीं करना। क्यों? लोग अल्कोहल को अच्छी वैल्यू नहीं, गंदी बुरी वैल्यू देते हैं। हाँ, वेस्टर्न कंट्रीज़ में लाइक नॉर्मल ड्रिंक लेते हैं तो वहाँ के नॉर्म्स के अंदर ये अल्कोहल आम सी चीज़ है, तो वहाँ पे आप ये बिजनेस कर सकते हो। ठीक है। सोशल वैल्यूज़ मीन सोसाइटी के अंदर जो लोग रह रहे हैं उनकी बिलीव्स क्या है, उनकी बिलीव्स क्या है, उनके नॉर्म्स क्या हैं। तो आपको प्रोडक्ट्स उनके अकॉर्डिंगली भी बिजनेस में रखनी है। क्योंकि अगर सोशल वैल्यूज को आप फॉलो नहीं करोगे, फोकस नहीं करोगे, तो फिर कस्टमर आपको शायद प्रेफर नहीं कर रहा होगा। सोशल फैक्टर में हमें देखना है क्या, डेमोग्राफी को। डेमोग्राफी का मतलब क्या है? टाइप ऑफ सोसाइटी। डेमोग्राफी का मतलब क्या है? टाइप ऑफ सोसाइटी। मीन जिस सोसाइटी में आप बिजनेस ऑपरेट कर रहे हो वहां की सोसाइटी आपके बिजनेस के टाइप की है या नहीं है, या टाइप ऑफ सोसाइटी, या हम इसे कह सकते हैं डेमोग्राफी का मतलब क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोसाइटी। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोसाइटी मीन जहां पे आप बिजनेस ऑपरेट कर रहे हो वहां की सोसाइटी की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, आपके बिजनेस के टाइप की है या नहीं है, फीचर सोसाइटी के आपके बिजनेस के टाइप के हैं या नहीं है। हाँ, वो कैरेक्टरिस्टिक्स हमारी बुक ने कहा जी 3 तरह से आप देख सकते हो। एज के अकॉर्डिंगली देख सकते हो, जेंडर के अकॉर्डिंगली देख सकते हो, या फिर एथनिसिटी के अकॉर्डिंगली देख सकते हो। मीन टाइप ऑफ सोसाइटी अकॉर्डिंग टू एज, जेंडर या फिर एथनिसिटी। हम क्या कर रहे हैं जी, हम बिजनेस करते हैं चिल्ड्रन गारमेंट्स का। चिल्ड्रन गारमेंट्स का बिजनेस करते हैं तो चिल्ड्रन गारमेंट्स का बिजनेस तब चलेगा ना जब सोसाइटी के अंदर चिल्ड्रन जो हैं वो नंबर में ज़्यादा होंगे। क्योंकि अगर चिल्ड्रन नंबर में ज़्यादा हैं तो सोसाइटी हमारे टाइप की है, मीन डेमोग्राफी हमारे टाइप की है, सोसाइटी की कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे टाइप की हैं। और अगर चिल्ड्रन नंबर में कम है तो फिर सोसाइटी हमारे टाइप की नहीं है, बिजनेस फेल हो जाएगा। हाँ, सोसाइटी चेंज भी हो सकती है। कैसे? सपोज गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्शन लगा दी बर्थ रेट पे, एक बच्चे 2 ही अच्छे, तो भी तो चलो हमारे टाइप की सोसाइटी है, क्या फ्यूचर में हमारे टाइप की होगी? नहीं। क्यों? नंबर में जो हमारे टारगेट ऑडियंस है जिसे हम टारगेट कर रहे हैं वो नंबर में कम हो जाएगी, और नंबर में कम होने से हमारा बिजनेस अफेक्ट हो सकता है। ठीक है, टाइप ऑफ सोसाइटी। आपने देखना है कि आप किस एज के कस्टमर को टारगेट कर रहे हो, यंग को टारगेट कर रहे हो, चिल्ड्रन को टारगेट कर रहे हो, या फिर ओल्ड एज को टारगेट कर रहे हो। तो देखना है नंबर में वो कितना है, आइदर ज्यादा है या फिर कम है। लाइक पाकिस्तान में देखा जाए तो शायद यंग जनरेशन नंबर में ज्यादा है, उसके बाद आते हैं चिल्ड्रन, और सबसे एंड पे आती है ओल्ड एज पीपल जो नंबर में बहुत कम है। तो आप अगर ऐसी प्रोडक्ट रख के बैठे हो जो ओल्ड एज पीपल को टारगेट करने के लिए, तो वो तो आपकी वैसी सोसाइटी टाइप में कम है, तो बिजनेस इतना ज़्यादा फ्लॉरिश नहीं करेगा। मीन यहाँ पे बिजनेस करना है तो यंग जनरेशन की प्रोडक्ट्स आपको रखनी है। क्यों? वो नंबर में बहुत ज़्यादा है। टाइप सोसाइटी में आपने क्या देखना है? जेंडर, आप किस जेंडर को टारगेट करने जा रहे हो। लाइक पाकिस्तान की सोसाइटी में देखा जाए तो शायद जेंडर वाइज फीमेल रेशो ज़्यादा है, मेल रेशो अब कम हो गई है, 50-50 नहीं रहा, 53-47 हो गया है। 53% फीमेल हैं, 47% मेल हैं। तो दिस मीन फीमेल नंबर में ज़्यादा हैं, तो इनको टारगेट किया जा सकता है। या सोसाइटी वेरे भी करते हैं, सिटी टू सिटी वेरे भी करते हैं कि कौन सा जेंडर जो है वो बाहर ज़्यादा निकलता है, और जो ज़्यादा बाहर निकलता है वो इसीलिए आपको उसे टारगेट करना है।
लाइक कुछ छोटे शहरों में देखा है तो वहाँ पे फीमेल जो है वो बाहर निकलने की रेशो बहुत कम है, तो इसलिए फीमेल ब्रांड्स का वहाँ पे बिजनेस करना शायद इतना ज़्यादा पॉजिटिव नहीं होगा। हाँ, लाहौर, कराची जैसे शहरों में, इस्लामाबाद जैसे शहरों में जहाँ पे फीमेल जो है वो खुल्लम खुला बाहर निकलती हैं, शॉपिंग करने को प्रेफर करती हैं, तो वहाँ पे मिक्स जेंडर है, तो वहाँ पे आप हर तरह का बिजनेस कर सकते हो। क्यों? सोसाइटी आपके टाइप की है, ये देखना बहुत ज़रूरी है। फिर आपने देखना है एथनिसिटी। एथनिसिटी का मतलब क्या है? जात पात नस्ल। एथनिसिटी जात पात नस्ल या एक एरिया के लोग, उनकी डिफरेंट बिलीव्स होती हैं, तो आपने देखना है कि उसके अकॉर्डिंगली हमारा बिजनेस है या नहीं है। लाइक रूरल एरियाज़ में चले जाएं तो वहाँ पे लोग जो है वो एक ही तरह की ज़िंदगी बसर कर रहे होते हैं, शहरों में आ जाएं तो डिफरेंट नेचर की लोग ज़िंदगी बसर कर रहे होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको देखना है कि आप किस एथनिसिटी को टारगेट कर रहे हो। मीन जात पात नस्ल के अकॉर्डिंगली भी लोग कुछ चीज़ों को प्रेफर करते हैं और कुछ चीज़ों को अवॉइड करते हैं, तो आपने देखना है कि ये सोसाइटी आपके टाइप की है, यानी अकॉर्डिंग टू एज, अकॉर्डिंग टू जेंडर, अकॉर्डिंग टू एथनिसिटी। सो क्या आपने सोशल फैक्टर में देखना है? एटीट्यूड एंड लाइफस्टाइल लोगों के देखने हैं, कौन से लोग जिस सोसाइटी में आप बिजनेस कर रहे हो आपके बिजनेस की तरफ पॉजिटिव है या नहीं। सोशल नॉर्म्स, वैल्यूज, बिलीव्स लोगों की आपने देखनी है, आपकी प्रोडक्ट की तरफ पॉजिटिव है या नहीं। डेमोग्राफी, टाइप ऑफ सोसाइटी देखनी है अकॉर्डिंग टू एज, जेंडर एंड एथनिसिटी। एज, जेंडर एंड एथनिसिटी। अब जेंडर में हमारी बुक ने एक एग्जांपल दे दी, लाइक अगर आप बेबी प्रोडक्ट्स जो है इनको मार्केट करने जा रहे हो, तो बेबी प्रोडक्ट्स जो है वो मार्केट करते वक्त कौन सा जेंडर आपको टारगेट करना चाहिए, मेल या फीमेल? फीमेल को टारगेट करना चाहिए। क्यों? मेल तो कामों में लगे, उन्हें नहीं पता बच्चों के लिए कौन सी प्रोडक्ट चाहिए, तो बच्चों को कौन पाल रही हैं? फीमेल पाल रही हैं, तो मेनली आपने किस जेंडर को टारगेट करना है? फीमेल को टारगेट करना है। हाँ, कोई मोबाइल फ़ोन आप नया इंट्रोड्यूस करवाने जा रहे हो तो फीमेल को इतना ज़्यादा नहीं पता होता, मेल को उनके बारे में ज़्यादा पता होता है। क्यों? मेल बाहर फिर रहे होते हैं, तो उसमें आपने क्या करना है, मेन आपका जेंडर जो टारगेट करना है, कौन सा टारगेट करना है? मेल जेंडर को टारगेट करना है। गाड़ी कोई नई इंट्रोड्यूस करवाने जा रहे हो तो फीमेल को शायद उतने ज़्यादा डिटेल फीचर्स का नहीं पता होता, तो उसमें भी आपने किस जेंडर को टारगेट करना है? मेल जेंडर को टारगेट करना है। तो ये आपने देखना है कि एज, जेंडर, एथनिसिटी जो आप टारगेट करने जा रहे हो वो कहाँ पे है और कितनी है। इसके अलावा सोशल फैक्टर में आपने क्या देखना है जी? वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन भी देखनी है। क्या आप जिस जगह पे बिजनेस ऑपरेट कर रहे हो वहाँ पे लोगों की वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? आइदर कोई बहुत ज़्यादा अमीर लोग वहाँ पे रहते हैं, बहुत ज़्यादा गरीब लोग रहते हैं, मिडिल क्लास रहती है, और अगर तीनों क्लासेस हैं तो कौन सी क्लास ज़्यादा रहती है, ये आपने देखना है। लाइक पाकिस्तान जैसे कंट्री के अंदर आप जो है वो क्या करो जी, एक बहुत ही लग्जरीज वॉचेस का बिजनेस करोगे तो शायद उतना नहीं चलेगा। क्यों? यहाँ पे मिडिल क्लास नंबर में ज़्यादा है, हाई क्लास कम है, और हाई क्लास जो है वो प्रेफर ही करती है शॉपिंग करने को कहाँ से? फॉरेन कंट्री से या फॉरेन ब्रांड से। हाँ, अगर कोई फॉरेन ब्रांड लेके आए फिर तो चल सकता है, लेकिन कोई लोकल ब्रांड आप बहुत ही लग्जरी किस्म का बना के चलाने की कोशिश करोगे तो लोग उतना प्रेफर नहीं करेंगे। आपको यहाँ पे क्या करना चाहिए? इकोनॉमिकल ब्रांड जो है वो लेके आना चाहिए। क्यों? मिडिल क्लास यहाँ पे ज़्यादा है। तो वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन को भी आपने देखना है, वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन को भी आपने देखना है। सुपरमार्केट में आप कोई डिस्काउंट प्राइसेस पे देने जा रहे हो, बड़े स्टोर में प्राइसेस पे डिस्काउंट देने जा रहे हो, तो डिस्काउंट कौन अवेल करना चाहेगा? लोअर क्लास या मिडिल क्लास? हाई क्लास नहीं, कि उनकी तो शायद साइकी बन चुकी होती है कि ये जो प्राइसेस कम होती हैं कुछ चीज़ों की, ये हाई क्वालिटी की होती नहीं है। तो इसलिए आपने मार्केटिंग करते वक्त क्या करना है? लोअर और मिडिल क्लास को टारगेट करना है अगर आप प्राइसेस कट डाउन डिस्काउंट की मार्केटिंग करने जा रहे हो तो वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन को भी आपने देखना है। देखना है अपने एजुकेशन लेवल को भी कि इस सोसाइटी के अंदर एजुकेशन का लेवल क्या है, एजुकेशन की क्वालिटी क्या है। क्यों? जो पढ़े लिखे लोग होते हैं वो आपकी मार्केटिंग को ज़्यादा इजीली समझते हैं और उनको इजीली अट्रैक्ट किया जा सकता है मार्केटिंग के थ्रू प्रोडक्ट्स की तरफ। हाँ, अगर एजुकेशन का लेवल लो है तो मार्केटिंग को लोग शायद इतना नहीं समझेंगे, और इतना समझेंगे नहीं तो अट्रैक्ट भी नहीं होंगे। एजुकेशन का लेवल जो है वो ना सिर्फ कस्टमर को अफेक्ट करता है, आपकी लेबर फोर्स को भी इफेक्ट करेगा। कि अगर एजुकेशन का लेवल हाई है आपकी सोसाइटी के अंदर, जिसमें ये भी बिजनेस के लिए पॉजिटिव है। क्यों? आपको स्किल्ड लेबर मिलेगी, स्किल्ड लेबर आपके बिजनेस ऑपरेशन परफॉर्म करने में हेल्प देगी। एजुकेशन का लेवल लो है आपकी सोसाइटी के अंदर जहाँ बिजनेस ऑपरेट कर रहे हो तो स्किल लेबर नहीं मिलेगी, अनपढ़ जाहिल मिलेंगे जिन्हें आपको ट्रेन करना पड़ेगा, ट्रेनिंग पे कॉस्ट भी आएगी, टाइम भी लगेगा। इसके अलावा आपने क्या देखना है? लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन देखनी है अपनी सोसाइटी के अंदर कैसी है, अच्छी है या बुरी है।
क्यों? लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन अच्छी है तो आपको कस्टमर भी मिलेंगे, आपको इंप्लॉइज भी मिलेंगे। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन अच्छी नहीं है तो आपको कस्टमर इंप्लॉइज नहीं मिलेंगे। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन अच्छी नहीं है तो इससे आपकी इंश्योरेंस कॉस्ट ज्यादा होगी। इन चीजों का आपको इंश्योरेंस करवाना पड़ेगी, क्यों? कभी भी चोरी जाया हो सकती है। सिक्योरिटी कॉस्ट आपकी ज्यादा होगी, मीन सिक्योरिटी आपको ज्यादा रखना पड़ेगी। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन अच्छी है तो शायद काम सिक्योरिटी से भी गुजारा चल जाएगा। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन अच्छी नहीं है तो इसे आपको क्या करना पड़ेगा? टेक्नोलॉजी, ये जो सिक्योरिटी की प्रोडक्ट्स हैं लाइक सीसीटीवी कैमराज, ये बहुत ज्यादा लगाना पड़ेंगे, इसका खर्चा भी ज्यादा आएगा। और अगर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन अच्छी है तो आपको शायद ऐसे कैमराज की जरूरत ही नहीं है, सीसीटीवी की। तो ये भी बिजनेस की कॉस्ट को अफेक्ट कर रहे होते हैं लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन अच्छी नहीं है तो कस्टमर कोई भी आके आपकी चीजें चुरा के ले जाएगा, आप कुछ नहीं कर सकोगे। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन अच्छी है, मीन लॉज डिफाइन है कि अगर कस्टमर पकड़ा गया तो उसे जेल होगी, फाइन पेनल्टीज होगी, तो फिर आपकी गुड्स के स्टोलन का मीन चोरी होने का खदशा कम होगा। कुछ सोशल फैक्टर हैं, लोगों के एटीट्यूड एंड लाइफस्टाइल जो है वो आपने देखने हैं जो आपके बिजनेस को अफेक्ट करते हैं। अगर ये लाइफस्टाइल चेंज होते हैं तो अल्टीमेटली आपको अपने बिजनेस को भी चेंज करना है। नहीं चेंज करोगे तो बिजनेस आपका फेल हो जाएगा। सोशल वैल्यूज को आपने देखना है, लोगों की बिलीव्स क्या हैं, लोगों की बिलीव्स क्या है, नॉर्म्स क्या हैं, उसके अकॉर्डिंगली आपने प्रोडक्ट्स जो है वो इंट्रोड्यूस करवानी है। डेमोग्राफी, टाइप ऑफ सोसाइटी देखनी है अकॉर्डिंग टू एज, जेंडर एंड एथनिसिटी। वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन देखनी है कि ज़्यादा अमीर लोग हैं जिनको आप टारगेट कर रहे हो, मिडिल क्लास को टारगेट कर रहे हो, तो कैसे टारगेट करना है, सोसाइटी के अंदर ज़्यादा कौन सी क्लास के लोग हैं। एजुकेशन का लेवल देखना है, कस्टमर को मार्केटिंग के थ्रू अट्रैक्ट करना, अगर एजुकेटेड हैं तो अट्रैक्ट होंगे, वरना शायद उन्हें समझ नहीं आएगी। और आपकी स्किल्ड लेबर को भी एजुकेशन का लेवल अफेक्ट करता है, तो बिजनेस को अफेक्ट करता है। और साथ लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को देखना है कि आइदर अच्छी है तो कस्टमर इंप्लॉइज भी मिलेंगे, आपकी सिक्योरिटी कॉस्ट कम होगी, इंश्योरेंस कॉस्ट कम होगी, गुड्स के चोरी होने का चांस कम होगा। नहीं, अच्छी नहीं है तो कस्टमर इंप्लॉइज नहीं मिलेंगे इजीली, गुड्स के चोरी होने का खदशा होगा, सिक्योरिटी कॉस्ट, इंश्योरेंस कॉस्ट आपको ज़्यादा बेयर करना पड़ेगी। जी, ये कुछ सोशल फैक्टर है हमारे पास, और करना क्या, हमने सिर्फ और सिर्फ ये 6 हेडिंग्स का नाम रटा लगाना है और इनके बारे में कोई 2-2 लाइनें बस एक दफ़ा लिखनी आनी चाहिए। तो एक दफ़ा रीड करके 2-2 पॉइंट्स में लिख लेना है कि बिजनेस को कैसे अफेक्ट कर रहे हैं। इसके अलावा इस चैप्टर में हमारे पास क्या है, लीगल फैक्टर का एक टॉपिक है। लीगल फैक्टर क्या है? कुछ लॉज हैं जो हमारे बिजनेस को पॉजिटिवली या नेगेटिवली अफेक्ट करते हैं। क्या लॉज हैं? बुक ने जितने कुल लॉ उसको कहीं से समझ आए उसने सारे के सारे ही लिख दिए। चलिए हम जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे बिजनेस को पॉजिटिवली या नेगेटिवली अफेक्ट करते हैं, लेकिन अफेक्ट से पहले हमें पता होना चाहिए कि एक लॉ है, क्यों, उसका पर्पस क्या है। क्या लॉज हैं जो बिजनेस को अफेक्ट करते हैं? वो कहते हैं जी एक एम्प्लॉयमेंट लॉ है जो बिजनेस को पॉजिटिवली या नेगेटिवली अफेक्ट करता है। एम्प्लॉयमेंट लॉ क्या है? एम्प्लॉय से रिलेटेड लॉ बनाया गया है ताकि कोई एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को एक्सप्लॉइट ना कर सके, मिसट्रीट ना कर सके। मीन क्यों बनाया गया एम्प्लॉयमेंट लॉ? टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द एम्प्लॉयज, टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द एम्प्लॉय सो दैट एम्प्लॉयर मीन बिजनेस वाला कैन नॉट एक्सप्लॉइट और मिसट्रीट द एम्प्लॉयज। और क्या ये लॉज कवर करते हैं कुछ एस्पेक्ट्स को? किन एस्पेक्ट्स को कवर करते हैं ये लॉ? कवर कर रहे हैं मिनिमम वेज को, मिनिमम वेज का मतलब क्या है कि लेबर लॉ, एम्प्लॉयमेंट लॉ के अकॉर्डिंग एक मिनिमम वेज रेट कंट्री का डिफाइन कर दिया जाता है कि इससे नीचे जो है वो लेबर को पे नहीं करना, ताकि कोई एम्प्लॉयर उससे नीचे दे के पैसे एम्प्लॉयज को एक्सप्लॉइट ना कर सके। तो कवर कर रहे हैं किस चीज़ को? मिनिमम वेज को, लाइक एक मिनिमम वेज रेट जो गवर्नमेंट ने डिफाइन कर दिया ताकि उतना हर एम्प्लॉय को मिलता रहे। कवर कर रहे हैं ये किस चीज़ को? अनफेयर डिसमिसल को। अनफेयर डिसमिसल को कि कोई भी एम्प्लॉयर एम्प्लॉयज को अनफेयरली डिसमिस नहीं कर सकता, मीन बगैर रीजन के डिसमिस नहीं कर सकता, जॉब से निकाल नहीं सकता। अगर निकालता है तो एम्प्लॉय कोर्ट में जाके एक्शन ले सकता है। क्यों? एम्प्लॉयमेंट लॉ कवर कर रहा है। कवर कर रहे हैं ये किस चीज को? रिडंडेंसी को। ये रिडंडेंसी क्या होती है? बिजनेस सर्वाइवल के लिए स्टाफ कटिंग करना, इसे नाम दिया जाता है रिडंडेंसी का। तो लॉ क्या कहते हैं? अगर आप स्टाफ को रिडंडेंट करने जा रहे हो तो क्या करना है? आपने उनको कोई नोटिस पीरियड देना है 1 मंथ का,
या उन्हें 1 मंथ की पे दे के फिर निकालना है। अगर आप नोटिस पीरियड दिए बिना या पे दिए बिना निकाल रहे हो तो ये फिर लॉ के अगेंस्ट हो गया। एम्प्लॉय कोर्ट में आपके अगेंस्ट जाके एक्शन ले सकता है और आपको डैमेजेस पे करना पड़ेंगे। या एम्प्लॉय को रिटेंड करते वक्त आपने क्या करना है, उनको कोई और ऑप्शन देनी है कि मेरे भाई इस डिवीजन में नहीं दूसरी डिवीजन में जाके काम कर ले, क्यों, यहाँ के हालात ठीक नहीं है, वहाँ पे कर ले। हाँ, वो एम्प्लॉय अगर वहाँ पे नहीं जाना चाहता उसके बाद छोड़ दे तो फिर ये क्या है, फेयर रिडेंडेंसी है, फिर अनफेयर नहीं है। लेकिन अगर आपने एम्प्लॉय को कोई ऑप्शन नहीं दी, उसे नोटिस पीरियड नहीं दिया या 1 मंथ की पे दिए बिना निकाला, तो फिर उस सूरत में क्या होगा, लॉ के अगेंस्ट एम्प्लॉय कोर्ट में जाके एक्शन ले सकता है। क्यों, लॉ एम्प्लॉय को क्या कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है। एम्प्लॉयमेंट लॉ किस लिए बनाए गए हैं, टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू एम्प्लॉयज सो दैट एम्प्लॉयर कैन नॉट एक्सप्लॉइट द एम्प्लॉयज। और कवर कर रहे हैं किस चीज को, मिनिमम वेज को, अनफेयर डिसमिसल को, रिडंडेंसी को, या ये कवर कर रहे हैं किस चीज को, डिस्क्रिमिनेशन को भी। किस चीज को कवर कर रहे हैं, डिस्क्रिमिनेशन को भी, कि जॉब प्लेस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए। किस तरह की डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर वाइज डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए, लाइक मेल फीमेल जो हमारे कंट्री में बहुत ज़्यादा होती है। एज वाइज डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए, एथनिसिटी वाइज डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए। और अगर हो रही है तो लोग एम्प्लॉयर के अगेंस्ट कोर्ट में जाके एक्शन ले सकते हैं, सू फाइल कर सकते हैं। और अगर एम्प्लॉयर डिस्क्रिमिनेशन में इन्वॉल्व पाया गया तो उसको फाइन पेनल्टीज इंपोज होंगे। तो लॉ बनाया गया एम्प्लॉयमेंट लॉ एम्प्लॉय को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए, ताकि उन्हें एक्सप्लॉइट ना किया जा सके। हाँ, वो एक्सप्लॉइटेशन एक मिनिमम वेज रेट से नीचे भी दे के हो सकती है, मीन बहुत ज़्यादा काम करवाना, तो इसलिए लॉ ने मिनिमम वेज रेट डिफाइन कर दिया। अनफेयर डिसमिस करके भी एक्सप्लॉइट किया जा सकता है, तो वो भी लॉ ने कह दिया कि भाई नहीं कर सकते। रिडंडेंसी की सूरत में एम्प्लॉय को एक्सप्लॉइट किया जा सकता है, या कोई डिस्क्रिमिनेशन जेंडर वाइज, एज वाइज, एथनिसिटी वाइज, या पाकिस्तान में अब पॉलिटिकल पार्टी वाइज भी होती है, यूथिया, पटवारी, जियाला, इसकी बेस पर भी डिस्क्रिमिनेशन होती है। तो इस डिस्क्रिमिनेशन को भी लॉ कवर करता है कि कोई डिस्क्रिमिनेशन जॉब प्लेस पे नहीं होनी चाहिए। सो एम्प्लॉयमेंट लॉ बिजनेस को अफेक्ट करता है कब, जब आपकी लेबर कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। तो अगर लेबर कॉस्ट बहुत ज़्यादा है तो कभी भी गवर्नमेंट थोड़ा सा मिनिमम वेज रेट बढ़ा देगी तो उससे आपकी लेबर कॉस्ट और ज़्यादा हो जाएगी, तो उससे बिजनेस ऑब्जेक्टिव सेवेरली अफेक्ट हो सकता है। हाँ, लॉ बनाया क्यों किया गया है, एम्प्लॉय को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए, ताकि एम्प्लॉयर मिसट्रीट, एक्सप्लॉइट ना कर सके। ये लॉ इतना सा कवर होता है, पर्पस और किन एस्पेक्ट्स को कवर कर रहा है, मिनिमम वेज, अनफेयर डिसमिसल, रिडंडेंसी और डिस्क्रिमिनेशन को। ये एक और लॉ है जो हमारे बिजनेस को अफेक्ट करता है, और वो क्या है, हेल्थ एंड सेफ्टी लॉ। हेल्थ एंड सेफ्टी लॉ क्या है, कि एम्प्लॉयज जिस जगह पे काम कर रहे हैं वह जगह जो है एम्प्लॉय के लिए सेफ होनी चाहिए। मीन एम्प्लॉय की इंजरी का चांस नहीं होना चाहिए, उनकी हेल्थ के इफेक्ट होने का चांस नहीं होना चाहिए, या कोई डेंजरस वर्किंग कंडीशन नहीं होनी चाहिए। हेल्थ एंड सेफ्टी लॉ बनाए गए हैं किस लिए, टू प्रोवाइड सेफ वर्क प्लेस टू एम्प्लॉयज। किस लिए बनाए गए हैं, टू प्रोवाइड सेफ वर्क प्लेस टू एम्प्लॉयज। सेफ वर्क प्लेस टू एम्प्लॉयज, के एम्प्लॉयज को सेफ वर्क प्लेस प्रोवाइड की जाए जहां पे कोई इंजरी का, डेथ का या हेल्थ के इफेक्ट होने का कोई डेंजर, कोई रिस्क नहीं होना चाहिए। तो कंपनी को क्या करना है, कंप्लाई करने हैं। स्पेशली ऐसी कंपनीज में जहाँ पे कोई केमिकल्स में एम्प्लॉय काम कर रहे हैं तो उनको कोई प्रोटेक्टिव ग्लव्स या क्लॉथ देने हैं ताकि उनकी हेल्थ अफेक्ट ना हो, उनकी स्किन अफेक्ट ना हो। एम्प्लॉयज़ अगर किसी फ्रीजिंग रूम में काम कर रहे हैं तो उनको कोई प्रोटेक्टिव ग्लव्स, जैकेट्स देनी है ताकि उनकी हेल्थ जो है वो अफेक्ट ना हो। तो वो सेफ वर्क प्लेस एम्प्लॉयज़ को प्रोवाइड करने के लिए क्या बनाए गए हैं, हेल्थ एंड सेफ्टी लॉस, जिससे एम्प्लॉयज़ की इंजरी के चांसेस भी बचेंगे, एम्प्लॉय की हेल्थ अफेक्ट होने के चांसेस भी बचेंगे। इसके अलावा क्या लॉ बनाया गया है, डाटा प्रोटेक्शन लॉ। व्हाट इज डाटा प्रोटेक्शन लॉ? एक कंपनीज क्या करती हैं, दूसरों के डेटा को आजकल होल्ड, यूज, प्रोसेस करती हैं। कौन सी कंपनी, जितनी भी आजकल ऑनलाइन बिजनेस कर रही हैं। इवन ये कॉलेज भी आपका डाटा होल्ड करता है, मीन आपकी इंफॉर्मेशन उसे यूज भी करता है, प्रोसेस भी करता है। तो लॉ बनाया गया है कि आपने किसी की परमिशन के बिना उसका डेटा ना तो होल्ड, यूज, प्रोसेस करना है,
परमिशन के साथ आपने होल्ड भी करना है, यूज़ भी करना है, प्रोसेस करना है। अगर आप बगैर परमिशन के किसी का डाटा होल्ड कर रहे हो तो ये इलीगल है, और अगर आप पकड़े गए तो आपको फाइन्स पेनल्टीज इंपोज होंगी। और इसमें थोड़ा सा दूसरों के फेक आईडीज़ बनाना फेसबुक के, वो भी आ जाता है। क्यों? आप बगैर किसी की परमिशन के क्या कर रहे हो, उनका डाटा होल्ड कर रहे हो, उनकी प्रोफाइल होल्ड कर रहे हो। तो अब इसके अगेंस्ट भी FIA साइबर क्राइम बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गया, इसलिए ऐसी हरकतें करना बंद कर दो। तो डाटा प्रोटेक्शन लॉ बनाए गए किस लिए? टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू इंडिविजुअल डेटा, टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू इंडिविजुअल डेटा so that no one can hold, use, process individual data without his permission। क्यों बनाए गए हैं? टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू इंडिविजुअल डेटा, मीन किसी इंडिविजुअल के डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए, सो दैट नो वन कैन होल्ड, यूज और प्रोसेस इंडिविजुअल डेटा विदाउट हिज परमिशन, ताकि उस बंदे की परमिशन के बिना किसी का डाटा आप ना यूज कर सको, ना होल्ड कर सको, ना प्रोसेस कर सको। ये आजकल डिफरेंट कंपनीज के पास भी हमारा डेटा जाता है, लाइक हमारी जो टेलीकम्युनिकेशन कंपनी है, यूफोन, वारिद, मोबलिंक वगैरह, ये क्या करते हैं, हमारा नंबर आगे किसी को सेल कर देते हैं। किसको? डिफरेंट कंपनीज को, जिन्होंने मार्केटिंग पर्पस के लिए कोई एक्टिव नंबर चाहिए होते हैं। लाइक हमने एक बिज़नेस खोला, हमने सोचा कि अब मार्केटिंग की जाए, कैसे मार्केटिंग की जाए, मैसेजेस के थ्रू। तो हम गए मोबलिंग वालों के पास कि मुझे 1 लाख जो है वो एक्टिव नंबर चाहिए ताकि मैं उनको अपनी मार्केटिंग कर सकूं। मोबलिंग वाले क्या करते हैं जी, 1 लाख रुपया लेते हैं और 1 लाख एक्टिव नंबर आपको दे देते हैं। उसके अंदर सपोज आपका नंबर भी गया, या आपको अक्सर सुबह उठते हैं तो मोबाइल में 8-10 अजीब से कंपनीज के मैसेजेस आए होते हैं जिनमें हम ना कभी ज़िंदगी में गए हैं, ना हमारा उनके साथ लिंक है, तो उनके पास हमारा नंबर कहाँ से गया? जिनके पास हमारा डेटा था वहाँ से गया। हाँ, अगर हमारी परमिशन के बिना उन्होंने हमारा नंबर आगे किसी को दिया है तो इलीगल है। अगर हमारी परमिशन से दिया है तो फिर ठीक है। तो क्या हमारी परमिशन होती है? यस, होती है। जब हम सिम लेते हैं ना, तो उसका एक लंबा चौड़ा फॉर्म होता है, और उस फॉर्म के अंदर एक कंडीशन ये लिखी होती है कि हम आपका नंबर मार्केटिंग पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं। मज़े की बात है, हमने क्या किया होता है, बस ID कार्ड की कॉपी दे के सिम ली होती है, आज का सिर्फ अंगूठा लगाया, तो फॉर्म हमने कभी ना देखा होता है ना फिल किया होता है। वो फॉर्म कौन फिल करता है? जिससे हम सिम ले रहे होते हैं, वो फॉर्म फिल करके मोबलिंग वालों को देता है जाके, हमारे साइन खुद करके। तो हमने परमिशन दी होती है, इसलिए हमारा नंबर क्या करते हैं, आगे सेल कर देते हैं। हाँ, अगर आपने परमिशन नहीं दी हुई और आपका डाटा आगे कहीं यूज़ हो रहा है तो ये फिर क्या होगा, इलीगल। तो डाटा प्रोटेक्शन लॉ उन कंपनी को फॉलो करने हैं जो दूसरों का डाटा होल्ड, यूज़, प्रोसेस करती हैं। तो करती हैं तो उन्हें इंडिविजुअल की परमिशन के साथ होल्ड, यूज़, प्रोसेस करना है। विदाउट परमिशन अगर कर रहे हैं तो ये क्या है, इलीगल। किसी दूसरों का डाटा आप अगर होल्ड, यूज़, प्रोसेस करते हो तो उस डाटा की सिक्योरिटी भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपके बिजनेस की प्रिमिसेस से किसी का डाटा मिसयूज होता है किसी एम्प्लॉय के चोरी करने के थ्रू, तो लाइबल कौन होगा? कंपनी लाइबल होगी। कंपनी को उस बंदे के, उस कस्टमर के डैमेजेस पे करना पड़ेंगे जिसका डाटा आपकी प्रिमिसेस से मिसयूज हुआ है। एक तो आप बगैर परमिशन के डाटा होल्ड, यूज, प्रोसेस नहीं कर सकते, और दूसरा उस डेटा की सिक्योरिटी भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर मिसयूज होता है तो आपको डैमेजेस पे करना पड़ेंगे जिसका डाटा मिसयूज हुआ है। सो लीगल फैक्टर में क्या है, एम्प्लॉयमेंट लॉज को हमें फॉलो करना है। हेल्थ एंड सेफ्टी लॉ मीन सेफ वर्क प्लेस टू एम्प्लॉयज जो है वो प्रोवाइड करनी है। डाटा प्रोटेक्शन लॉ मीन इंडिविजुअल्स, किस कौन से इंडिविजुअल कस्टमर जो है हमारे, उनका डाटा होल्ड, यूज, प्रोसेस करना है तो विद देयर परमिशन, और उसकी सिक्योरिटी भी हमें मेंटेन करनी है। इसके अलावा क्या लॉ है जो बिजनेस को फॉलो करना है जी? कंपटीशन लॉ है जो बिजनेस को फॉलो करना है। किस लिए लॉ बनाया, क्यों गया? गवर्नमेंट ने लॉ बनाया है कंपटीशन लॉ, किस लिए? टू मेंटेन फेयर कंपटीशन इन द मार्केट। मार्केट के अंदर फेयर कंपटीशन को मेंटेन रखने के लिए। मीन मार्केट के अंदर मोनोपोली नहीं होनी चाहिए। व्हाट इज मोनोपोली? यहाँ पे एक बिजनेस पूरी मार्केट को कंट्रोल कर लेता है तो वो फिर क्या करता है, पब्लिक को एक्सप्लॉइट करता है। कैसे एक्सप्लॉइट करता है? प्राइसेस ज़्यादा चार्ज करके, या कैसे एक्सप्लॉइट करता है, चीज़ों की होल्डिंग कर लेता है, मीन सप्लाई कंट्रोल कर लेता है, ताकि सप्लाई कम हो, डिमांड ज़्यादा हो तो प्राइसेस बढ़ जाएंगी।
तो मार्केट के अंदर फेयर कंपटीशन को मेंटेन रखने के लिए क्या बनाए गए हैं, कंपटीशन लॉ, जो कवर कर रहे हैं तीन एस्पेक्ट्स को। क्या तीन एस्पेक्ट्स कवर कर रहे हैं? एक तो ये कवर कर रहे हैं मोनोपोली कंट्रोल को, दूसरा ये कवर कर रहे हैं एंटी कल्यूजन को, और तीसरा ये कवर कर रहे हैं प्राइस कंट्रोल को। मोनोपोली कंट्रोल, एंटी कल्यूजन एंड प्राइस कंट्रोल। मोनोपोली कंट्रोल मीन गवर्नमेंट देखती है कि अगर किसी बिजनेस की, किसी इंडस्ट्री में मोनोपोली बनने जा रही है और वो पब्लिक को एक्सप्लॉइट कर सकता है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, उसकी प्राइसेस या तो अपने कंट्रोल में ले लेती है या उस इंडस्ट्री को नेशनलाइज कर देती है। मीन अंडर गवर्नमेंट सब कुछ डिसीजन होंगे, ये इंडस्ट्री में बिजनेस खुद से कोई डिसीजन नहीं ले सकेगा, ताकि पब्लिक एक्सप्लॉइट ना हो। तो कंपटीशन लॉ बनाए गए हैं किस लिए? टू मेंटेन फेयर कंपटीशन इन द मार्केट एंड अवॉइड एंटी कंपेटिटिव प्रैक्टिसेस, मीन मोनोपोली को अवॉइड करने के लिए। और कवर कर रहे हैं किस चीज को? मोनोपोली कंट्रोल को। कैसे कंट्रोल करना है? थ्रू नेशनलाइजेशन या प्राइसेस अपनी कस्टडी में ले लेना। या ये लॉ कवर कर रहा है एंटी कल्यूजन को भी। व्हाट इज एंटी कल्यूजन? कल्यूजन क्या है? कल्यूजन बोलते हैं कार्टेल, इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा, मीन दो या दो से ज्यादा बिजनेस का आपस में मिल जाना गंदी नीयत के साथ। गंदी नीयत मीन अपना बेनिफिट और पब्लिक की एक्सप्लॉयटेशन। और कुछ कंट्रीज के अंदर ये जो कल्यूजन है, इसे इलीगल जो है वो करार दिया गया है कि अगर कंपनीज कल्यूजन में इन्वॉल्व पाई गई, कार्टेल में इन्वॉल्व पाई गई, तो इनकी रजिस्ट्रेशन तक कैंसिल हो सकती है। तो फेयर कंपटीशन इन द मार्केट को मेंटेन करने के लिए क्या एस्पेक्ट है? मोनोपोली कंट्रोल करनी है थ्रू नेशनलाइजेशन या प्राइस कंट्रोल, या एंटी कल्यूजन मीन कल्यूजन के अगेंस्ट लॉज बनाए गए हैं, इसे इलीगल करार देके, ताकि लोग कल्यूजन में इन्वॉल्व ना हो सके, मीन आपस में गंदी नीयत के साथ मिलके पब्लिक को एक्सप्लॉइट ना कर सकें। या कंपटीशन लॉ कवर कर रहा है किस चीज को? प्राइस कंट्रोल को। प्राइस कंट्रोल मीन कुछ चीजों की प्राइसेस गवर्नमेंट अपने कंट्रोल में ले रही है। कौन सी चीजें? जो नेसेसिटीज ऑफ लाइफ हैं। किसकी प्राइसेस? नेसेसिटीज ऑफ लाइफ। नेसेसिटीज ऑफ लाइफ कौन सी हैं? नेसेसिटीज ऑफ लाइफ कौन सी हैं? बिजली, पानी, गैस, फ्रूट, वेजिटेबल्स, पेट्रोल। तो इनकी प्राइसेस पाकिस्तान में गवर्नमेंट ने अपने कंट्रोल में ली हुई हैं, ताकि लोगों को एक्सप्लॉइट ना किया जा सके। क्यों? अगर ये गवर्नमेंट अपने कंट्रोल में नहीं रहेगी तो उस वजह से शायद मोनोपोलीज क्रिएट हो जाएंगी, कल्यूजन बन जाएंगे, जिससे पब्लिक एक्सप्लॉइट हो सकती है। सो लीगल फैक्टर में क्या है? कुछ लॉज हैं जो बिजनेस को अफेक्ट करते हैं। एम्प्लॉयमेंट लॉ बनाया गया किस लिए? टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू एम्प्लॉइज सो दैट एम्प्लॉयर कैन नॉट एक्सप्लॉइट द एम्प्लॉइज। और कवर कर रहे हैं किस चीज को? मिनिमम वेज को, अनफेयर डिसमिसल को, रिडंडेंसी को, और डिस्क्रिमिनेशन ड्यू टू एज, जेंडर या एथनिसिटी। हेल्थ एंड सेफ्टी लॉ बनाया गया किस लिए? टू प्रोवाइड सेफ वर्क प्लेस टू एम्प्लॉयज, टू प्रोवाइड सेफ वर्क प्लेस टू एम्प्लॉयज वेयर दे आर नॉट एक्सपोज टू एनी डेंजर, रिस्क टू हेल्थ और इंजरी। और डेटा प्रोटेक्शन लॉ बनाया गया किस लिए? टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू इंडिविजुअल डेटा सो दैट नो वन कैन होल्ड, यूज, प्रोसेस इंडिविजुअल डेटा विदाउट हिज परमिशन। और कंपटीशन लॉ बनाया गया किस लिए? टू मेंटेन फेयर कंपटीशन इन द मार्केट एंड अवॉइड एंटी कंपेटिटिव प्रैक्टिसेस, मीन अवॉइड मोनोपोली। और ये कवर कर रहे हैं तीन एस्पेक्ट्स को: मोनोपोली कंट्रोल को थ्रू नेशनलाइजेशन, एंटी कल्यूजन रेगुलेशन मीन कल्यूजन को इलीगल करार देके, या फिर प्राइस कंट्रोल लाइक नेसेसिटीज ऑफ गुड्स जो हैं, नेसेसिटीज जो हैं लोगों की, उनकी प्राइसेस गवर्नमेंट अपने कंट्रोल में ले लेती है, ताकि उनकी प्राइसेस गवर्नमेंट ही डिसाइड करे। लाइक पाकिस्तान में फ्रूट्स, वेजिटेबल, मीट, पेट्रोल की प्राइसेस कौन सेट करती है? गवर्नमेंट। दो प्राइवेट कंपनीज बेच रही हैं, लेकिन प्राइसेस कौन सेट करती है? गवर्नमेंट। जिसके अलावा लॉ क्या है? कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ। किस लिए बनाए गए हैं? ताकि कंज्यूमर को प्रोटेक्ट किया जा सके अगेंस्ट सेलर ऑफ गुड्स। पर्पस क्या है? टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू कंज्यूमर अगेंस्ट सेलर ऑफ गुड्स, मीन कंज्यूमर को सेलर ऑफ गुड्स की तरफ से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करनी है। कैसे प्रोवाइड करनी है? कि इसमें एक हमारे पास आ जाता है सेल ऑफ गुड्स लेजिस्लेशन। सेल ऑफ गुड्स लेजिस्लेशन।
सेल ऑफ गुड्स लेजिस्लेशन क्या है कि सेलर ने आपको प्रोडक्ट की जो भी क्वालिटी डिस्क्रिप्शन बताई है, क्वालिटी या डिस्क्रिप्शन बताई है, तो आपको क्या करना है, उसी के अकॉर्डिंगली ही उस चीज को एज्यूम करना है। सपोज एक कंपनी है जिसका नाम है ABC स्टोर। आपने यहां से एक प्रोडक्ट ली किसकी, सोनी कंपनी की। तो आपने चीज किससे ली है, ABC स्टोर से, किसकी, सोनी कंपनी की। और ABC स्टोर ने जो आपको क्वालिटी डिस्क्रिप्शन बताई, अगर वो प्रोडक्ट उसके टाइप की नहीं निकली, तो आपने जो रिपेयर या रिफंड या रिप्लेसमेंट लेनी है वो किससे लेनी है, सोनी कंपनी से लेनी है, ABC स्टोर से लेनी है। ABC स्टोर से। क्यों, आपका कॉन्ट्रैक्ट किसके साथ हुआ है, सेल कॉन्ट्रैक्ट ABC स्टोर के साथ। तो इसलिए इस प्रोडक्ट का रिफंड, रिप्लेसमेंट या रिपेयर आपको किसने देना है, इस ABC स्टोर ने देना है। क्यों, लॉ आपको प्रोटेक्ट कर रहा है, सेल ऑफ गुड्स लेजिस्लेशन, कंज्यूमर लॉ आपको प्रोटेक्ट कर रहा है। सो कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ क्या है, टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू कंज्यूमर अगेंस्ट, टू प्रोवाइड protection to consumer against seller of goods so that seller cannot exploit the consumer। कैसे कि चीज आपको दे दी टूटी फूटी, उस क्वालिटी की नहीं निकली, तो भाई जी फ्लाम ब्रांड के पास जाए, हम नहीं करेंगे ये काम। नहीं भाई, आपसे चीज ली है, आपने ऑफर की, हमने एक्सेप्ट की, पैसे आपको दिए, आपने गुड्स दी, तो कॉन्ट्रैक्ट आपके साथ है। तो अगर वो उस क्वालिटी की, उस डिस्क्रिप्शन की प्रोडक्ट नहीं निकलती, तो उसका रिफंड, रिप्लेसमेंट किसने देनी है, सेलर ने देनी है, रादर देन वो ब्रांड ने। जिसके अलावा लॉ क्या है, साइबर लॉ। व्हाट इज साइबर लॉ? साइबर लॉ है जी किस चीज से रिलेटेड, इंटरनेट सिक्योरिटी से रिलेटेड, इंटरनेट सिक्योरिटी से रिलेटेड। क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं प्रोटेक्शन, प्रोवाइड करते हैं प्रोटेक्शन ऑन ट्रांजैक्शन रिलेटिंग टू इंटरनेट। मीन ऑनलाइन अगर आप बिजनेस करते हो, तो ऑनलाइन बिजनेस में जो ट्रांजैक्शन है, इसकी प्रोटेक्शन से रिलेटेड जो लॉ है वो क्या है, साइबर लॉ है। हाँ, वो लॉ तभी काम करेगा जब आपने कोई सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स की हुई थी, मीन कोई एंटीवायरस सॉफ्टवेयर वगैरह इंस्टॉल किए हुए थे, कोई फायरवॉल इंस्टॉल किए हुए थे, और उसके बावजूद अगर कोई डाटा आपका मिसयूज किसी ने किया है और वो बंदा ट्रेस हो गया है, तो लॉ उसके अगेंस्ट एक्शन लेने में आपको हेल्प करेगा। हाँ, अगर आपने कोई एंटीवायरस, कोई फायरवॉल्स इंस्टॉल किए नहीं हुए और किसी ने अनऑथोराइज एक्सेस करके डाटा मिसयूज कर लिया और बंदा पकड़ा भी नहीं जा रहा, ट्रेस ही नहीं हो रहा कहाँ पे है, तो फिर लॉ कोई प्रोटेक्शन नहीं देगा। तो कुछ साइबर लॉज भी हैं कि आप क्या कर सकते हो, दूसरों का डाटा हैक नहीं कर सकते, दूसरों के डाटा को अनऑथोराइज्ड एक्सेस करके मिसयूज नहीं कर सकते, और अगर करते पकड़े गए तो आपको लॉ के थ्रू एक्शन फेस करना पड़ेंगे। सो बिजनेस को लॉज फॉलो करने, एम्प्लॉयमेंट लॉ, एम्प्लॉयज की प्रोटेक्शन से रिलेटेड, मीन ये काम आपको अवॉइड करने हैं। हेल्थ एंड सेफ्टी लॉ, एक सेफ वर्क प्लेस एम्प्लॉयज को प्रोवाइड करनी है, नहीं प्रोवाइड की तो एम्प्लॉयज की इंजरी की सूरत में एम्प्लॉय आपके अगेंस्ट डैमेजेस के लिए सू कर सकता है। डाटा प्रोटेक्शन लॉ, किसी का डाटा बगैर परमिशन के होल्ड यूज प्रोसेस नहीं कर सकते। सिक्योरिटी भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर अनसिक्योर रहा, मिसयूज हो गया, तो आपको डैमेजेस पे करना पड़ेंगे। कंपटीशन लॉ, मीन कलूजन में इन्वॉल्व नहीं होना, मोनोपोली क्रिएट नहीं करनी, गवर्नमेंट ने जो प्राइसेस रखी हुई हैं उन्हीं के अकॉर्डिंगली आपको चलना है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ, मीन जो क्वालिटी या आपने डिस्क्रिप्शन बताई है उसके अकॉर्डिंगली सेलर और बायर का कॉन्ट्रैक्ट है और बायर को प्रोटेक्शन है। साइबर लॉ मीन सिक्योरिटी ओवर द इंटरनेट भी आपको प्रोवाइड की जाती है और दूसरे बिजनेस को भी फॉलो करनी है। इसके अलावा कुछ लॉज हैं किस चीज से रिलेटेड, कॉपीराइट्स, पेटेंट्स और लाइसेंस से रिलेटेड। ये क्या चीजें होती हैं? कॉपीराइट लाइक किसी के कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, मीन्स किसी ने कोई बुक लिखी है, कोई थीसिस लिखे हैं, कोई नोट्स लिखे हैं, तो अगर वो अपने कॉपीराइट्स ले लेता है तो दूसरा कोई उसे कॉपी नहीं कर सकता, मीन यूज़ नहीं कर सकता। यूज़ कर सकता है परमिशन के साथ, लेकिन कॉपी नहीं कर सकता। क्या कह रहा है? एक मूवी किसी ने बनाई है, ये गाना किसी ने गाया है, तो दूसरा उसे कॉपी नहीं कर सकता अगर उसने अपने उस गाने के, उस सॉन्ग के कॉपीराइट्स रजिस्टर्ड करवाए हुए हैं। तो क्यों, लॉ आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, अगर कोई कॉपी करेगा तो आप उसके अगेंस्ट डैमेजेस के लिए सू कर सकते हो।
पेटेंट्स, पेटेंट का मतलब क्या है कि आपने कोई फार्मूला जो है वो इजाद किया है कोई चीज बनाने का, तो आप क्या करोगे, उसका पेटेंट रजिस्टर्ड करवा लोगे। अब वो फार्मूला कोई और यूज नहीं कर सकता, मीन वो चीज उस फार्मूला से और कोई नहीं बना सकता। लाइक आज से कोई 5-7 साल पहले सैमसंग ने एप्पल आईफोन की शेप का एक फोन बनाया था, फीचर नहीं, सिर्फ शेप। तो एप्पल ने सैमसंग को $1 बिलियन के लिए डैमेजेस के लिए सू कर दिया था कि ये शेप के कॉपीराइट हमारे पास हैं, और कोर्ट केस में सैमसंग को एप्पल के $1 बिलियन पे करना पड़े थे। क्यों? कॉपीराइट शेप के भी उनके पास है, तो शेप का भी आप फ़ोन नहीं बना सकते। हाँ, वो अलग बात है, सैमसंग ने क्या किया था, $1 बिलियन के कॉइन्स इकट्ठे किए, ट्रकों पे लोड किए और एप्पल के हेड ऑफिस में पहुंचा दिए कि सिर्फ 1 बिलियन का मतलब उन्होंने आगे से उनको मजाक करने की कोशिश की, मतलब सिर्फ $1 बिलियन का आपने क्लेम डाला है, ये तो कुछ भी नहीं है। तो ट्रकों पे उन्होंने कॉइन्स लोड करके भेज दिए। क्यों? मोड ऑफ पेमेंट जो है वो स्पेसिफाई नहीं था, हाँ पेमेंट करना पड़ गई थी। इस तरह से लाइसेंस होते हैं। लाइसेंस का क्या मतलब है कि आपने कोई चीज़ ईजाद की है तो वो आपने रजिस्टर्ड कराई, वो तो कॉपीराइट या पेटेंट्स है। लाइसेंस क्या है कि एक चीज़, एक बिजनेस करने का गवर्नमेंट समटाइम लाइसेंस दे देती है किसी एक पर्टिकुलर कंपनी को। दिस मीन वो चीज़ का बिजनेस सिर्फ आप ही कर सकते हो, आपके अलावा और कोई नहीं कर सकता। क्यों? लाइसेंस सिर्फ और सिर्फ आपको मिला हुआ है। मीन लाइसेंस से क्या हो जाती है, प्रोटेक्शन हो जाती है कि आपके अलावा वो कोई काम नहीं कर सकता, या कुछ काम करने के लिए भी गवर्नमेंट से लाइसेंस चाहिए होते हैं। लाइक अगर आपने कोई असला रखना है तो उसके लिए गवर्नमेंट से लाइसेंस चाहिए, अगर लाइसेंस के बिना आपने रखा हुआ है तो क्या है, इलीगल। इस तरह से बिजनेस के अंदर लाइक एक प्रोडक्ट सेल करने का या कोई एक सर्विस परफॉर्म करने का लाइसेंस सिर्फ आपके पास है, आपके अलावा और कोई नहीं कर सकता। तो इससे भी क्या हो गया, लॉ के थ्रू आपको प्रोटेक्शन मिल गई। इसके अलावा लॉ बने हुए हैं जी, क्या लॉ बने हुए हैं, कंपनी लॉ बना हुआ है। कंपनी लॉ बना हुआ है किस चीज़ से रिलेटेड, कि कंपनी बनाते वक्त आपने किन बातों का ख्याल रखना है, कंपनी को डिसॉल्व करते वक्त किन बातों का ख्याल करना है, क्या ख्याल है, बिजनेस ऑपरेशन परफॉर्म करते वक्त किन बातों का ख्याल करना है, जो कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंगली डिफाइन किए जाते हैं। अगर आप फॉलो नहीं करोगे तो आपको फाइन्स पेनल्टीज इंपोज हो सकते हैं। लाइक कंपनी लॉ कहता है कि आपको एवरी ईयर अपनी एनुअल रिपोर्ट्स प्रोड्यूस करनी है। कंपनी लॉ कहता है कि आपको अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना के उनका ऑडिट करवाना है। ऑब्वियसली आप नहीं करोगे तो फाइन पेनल्टीज इंपोज होंगी, तो ये भी बिजनेस को फॉलो करने हैं। इसके अलावा लॉ क्या है, पार्टनरशिप लॉ भी हैं जो पार्टनरशिप बिजनेस से रिलेटेड है, कि पार्टनरशिप की रजिस्ट्रेशन कैसे होगी, पार्टनरशिप को रिजॉल्व कैसे किया जा सकता है, हर पार्टनर की ड्यूटीज़ क्या क्या होती हैं। क्यों? अगर पार्टनर्स उसके अकॉर्डिंगली नहीं चलेंगे तो फाइन्स पेनल्टीज इंपोज हो सकती हैं, या पार्टनरशिप बिजनेस डिस्टर्ब भी हो सकता है। हाँ, इसमें कुछ लीनियंसी भी है एज कंपेयर टू कंपनी लॉ। लाइक कंपनी लॉ में बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन फेस करना पड़ती हैं, पार्टनरशिप बिजनेस में उतनी रिस्ट्रिक्शन फेस नहीं करना पड़ती जो कंपनी में फेस करना पड़ती हैं। तो ये कुछ लॉज हैं लीगल फैक्टर के अंदर, क्या है, लॉज हैं जो हमारे बिजनेस को अफेक्ट करते हैं। एम्प्लॉयमेंट लॉ, हेल्थ एंड सेफ्टी लॉ, डेटा प्रोटेक्शन लॉ, कंपटीशन लॉ, कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ, साइबर लॉ, कॉपीराइट्स, पेटेंट्स एंड लाइसेंसेस, कंपनी लॉ एंड पार्टनरशिप लॉ। हाँ, इन सारे लॉज का हमें थोड़ा थोड़ा पर्पस पता होना चाहिए। हाँ, जो डिटेल हमें चाहिए वो किसकी चाहिए, एम्प्लॉयमेंट लॉ के ये एस्पेक्ट्स पता होने चाहिए, कंपटीशन लॉ के ये 3 एस्पेक्ट्स पता होने चाहिए, और ये जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ है इसमें सेल ऑफ गुड्स लेजिस्लेशन किस चीज़ के बारे में है, प्रोडक्ट की क्वालिटी, प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन और प्रोडक्ट के टाइटल के बारे में। मीन प्रोडक्ट बेशक सोनी कंपनी की थी लेकिन उसका टाइटल आपको किसने ट्रांसफ़र किया, ABC ने, तो आप क्या ज्यूम कर रहे थे, इसका टाइटल इसी के पास है। जैसे अगर प्रोडक्ट उस क्वालिटी की, उस डिस्क्रिप्शन की नहीं निकली तो आपने रिफंड, रिप्लेसमेंट किससे लेनी है, ABC स्टोर से, सोनी कंपनी से। सो कुछ सोशल फैक्टर हैं, कितने 6 फैक्टर्स हैं, एटीट्यूड एंड लाइफस्टाइल, सोशल वैल्यूज, डेमोग्राफी मीन टाइप ऑफ सोसाइटी अकॉर्डिंग टू एज, जेंडर, एथनिसिटी, वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन मीन किस लेवल के आप लोगों को टारगेट करने जा रहे हो, इकोनॉमी के अंदर, सोसाइटी के अंदर वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, एजुकेशन का लेवल, और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन।
हाँ, लीगल फैक्टर्स क्या हैं? ये लॉज हैं जिनके बारे में हमें कोई एटलीस्ट पर्पस लिखना आना चाहिए, और किसी के अगर कोई एस्पेक्ट्स हैं तो वो हमें 2-2 3-3 लिखने आने चाहिए। आइए आप बुक में चलते हैं और इनको थोड़ा सा कवर करने की कोशिश करते हैं। जी, देखते हैं इस चैप्टर को। वैसे हमने सम अप कर दिया है टोटल 6 पेजेस पे, जिसमें पहले 2 पेज हमारे सिर्फ सोशल फैक्टर के ऊपर हैं। सिर्फ 6 हेडिंग्स आपको लर्न करनी है, और लर्न करने वाली चीज़ नहीं है, बस अंडरस्टैंड करना है। हाँ, लॉ जो है इनके हमें कोई 1-1 2-2 लाइनों में पर्पस जो है वो सबके लिखने आने चाहिए, और जिनके आगे एस्पेक्ट्स हैं उनके एस्पेक्ट्स के एटलीस्ट नाम हमें पता होने चाहिए। और बाकी हमें थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअली कवर करना है इस चैप्टर को, मीन बिजनेस के ऊपर इनका इम्पैक्ट पॉजिटिव या नेगेटिव क्या पड़ता है। जी, अगर हम आए इधर, अब ठीक नजर आ रहा है? ओके, बस इधर ही कैमरा रखना आपने। जी, चैप्टर 3 में अगर हम आए, सोशल एंड डेमोग्राफिक फैक्टर, उसने पहले तो बता दिया जी कि बिजनेस को क्या करना है, इनके बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए। क्यों? अगर बिजनेस इनके बारे में अवेयरनेस नहीं रखता तो बिजनेस ऐसी प्रोडक्ट्स बेच रहा होगा जो शायद कस्टमर मुंह नहीं लगा रहे होंगे, तो आपका बिजनेस फेल हो जाएगा। हाँ, उसने कुछ सोशल डेमोग्राफी फैक्टर की एग्जांपल दे दी, लाइक लोगों के अंदर जो है वो हेल्थ का, वेट के इंक्रीज़ होने का ऐसे ट्रेंड जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो आपके बिज़नेस को भी क्या करना है, ऐसी चीज़ों को फोकस करना है। आपके बिज़नेस को भी क्या करना है, ऐसी चीज़ों को फोकस करना है। क्यों? अगर फोकस नहीं करोगे तो आप ऐसी चीज़ें बेच रहे होगे जो सोसाइटी में कोई मुंह नहीं लगा रहा होगा। आउटिंग डाइनिंग का अगर ट्रेंड चल पड़ा है, दिस मीन हमें रेस्टोरेंट का बिजनेस करना है। सोशल मीडिया की एडिक्शन बहुत ज़्यादा हो गई है, दिस मीन हमें भी इसके अकॉर्डिंगली मार्केटिंग या बिज़नेस की करनी चाहिए। और इंटरेस्ट से रिलेटेड, आउटलुक से रिलेटेड लोग बहुत ज़्यादा जो है वो क्या हो गए हैं, कॉन्शियस हो गए हैं। मीन स्टाइल को ज़्यादा प्रेफर करने लग गए हैं, फैशन कॉन्शियस हो गए हैं। तो हमें भी शायद सैलून का या फिर हाई क्लास ब्रांड का, फैशनेबल ब्रांड का बिजनेस करना चाहिए। मीनी कुछ फैक्टर्स दे दिए जिसके अकॉर्डिंगली आप अपनी इन्वेस्टमेंट प्लान जो है वो मैनेज कर सकते हो। हाँ, सोशल फैक्टर हैं क्या हमारे पास, एटीट्यूड एंड लाइफस्टाइल हैं जो लोगों के डिफरेंट होते हैं सोसाइटी टू सोसाइटी, तो हमें उसके अकॉर्डिंगली चलना है। लाइक उसने कहा जी कि एक टी मैन्युफैक्चर जो है वो अच्छा बिजनेस कर सकता है पाकिस्तान में देन यूएसए। क्यों? यूएसए में लोग चाय को नहीं कॉफ़ी को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, पाकिस्तान में कॉफ़ी नहीं चाय को ज़्यादा प्रेफर करेंगे। क्या ख्याल है? मीन एटीट्यूड लाइफस्टाइल लोगों के क्या है, बाहर के लोग कॉफ़ी को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, पाकिस्तान के लोग चाय को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, तो आपने उसके अकॉर्डिंगली चलना है। सोशल वैल्यूज़ की अगर हम बात करें, सोशल वैल्यूज़ में क्या है कि लोगों के नॉर्म्स वैल्यूज़ डिफरेंट होते हैं। कुछ चीज़ें उनकी सोसाइटी में प्रिंसिपल मीन एक्सेप्टेबल होती हैं, लाइक वेस्टर्न कंट्रीज़ में अल्कोहल परमिसिबल है, एक्सेप्टेबल है, और कुछ चीज़ें प्रोहिबिटेड होती हैं। तो आपको उसके अकॉर्डिंगली भी चलना है कि ये चीज़ सोसाइटी के अंदर, सोसाइटी नॉर्म्स के अकॉर्डिंगली एक्सेप्टेबल है या फिर अवॉइडेबल है। कि उसके अकॉर्डिंगली नहीं चलोगे तो बिजनेस आपका फेल हो जाएगा। लाइक एक ऐसी सोसाइटी जहाँ पे पेरेंट्स जो है वो अपने बच्चों के फाइनेंशियल सपोर्टर हैं, तो वहाँ पे तो कोई इंश्योरेंस प्लान है, लाइक बच्चों की फ्यूचर की शादी का प्लान है, बच्चों की एजुकेशन का कोई प्लान है 10 साल 15 साल, तो वहाँ पे ये ऐसे इंश्योरेंस प्लान चल जाएंगे। और जिन सोसाइटी में पेरेंट्स अपने बच्चों के फाइनेंशियल सपोर्टर नहीं रहते, लाइक यूरोप की बात करें, तो फिर यहाँ वहाँ पे इस तरह के इंश्योरेंस प्लान जो है वो काम नहीं करेंगे कि आज आप इंश्योरेंस करवाएं 10 साल बाद इतने पैसे मिलेंगे जिससे आप बच्चे की शादी कर सकते हो या उसकी एजुकेशन मीन यूनिवर्सिटी की फ़ी पे कर सकते हो। तो ऐसे कंट्रीज़ में तो चलेंगे जहाँ पे पेरेंट्स फाइनेंशियल सपोर्टर हैं। यहाँ पे पेरेंट्स फाइनेंशियल सपोर्टर वाला ट्रेंड नहीं है, वहाँ पे नहीं चलेगा, क्यों? लोगों की बिलीव ही नहीं है इन चीज़ों की तरफ। जिसके अलावा सोशल फैक्टर में क्या है, डेमोग्राफी मीन टाइप ऑफ सोसाइटी, मीन्स सेगमेंटेशन ऑफ सोसाइटी अकॉर्डिंग टू एज, जेंडर, रेस, एथनिसिटी या फिर लोकेशन वाइज। और उसमें आपको क्या देखना है, एज ग्रुप को देखना है, जेंडर को देखना है और एथनिसिटी को देखना है। लाइक एज ग्रुप इसने बता दिया जी कि पाकिस्तान के अंदर या पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त 40% लोग ऐसे हैं जो 1996 के बाद पैदा हुए हैं,
और पूरी दुनिया की जो पॉपुलेशन है उसमें 60% से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो 1980s के बाद पैदा हुए हैं। ये जो 1980s के बाद पैदा हुए हैं, इन्होंने दो तरह की दुनिया देखी हुई है, एक टेक्नोलॉजी के बाद वाली दुनिया और एक टेक्नोलॉजी से पहले वाली दुनिया। क्यों ये जो टेक्नोलॉजी आई है ये कब आई है? मेनली 2000 के बाद आई है। 1990s में 1980s में टेक्नोलॉजी नहीं होती थी, तो इनको पता है टेक्नोलॉजी की क्या इंपॉर्टेंस है, टेक्नोलॉजी कैसे चेंज हुई है, तो टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स को ये बहुत ज़्यादा प्रेफर करेंगे। हाँ, इनसे जो पुराने पैदा हुए लोग हैं वो शायद टेक्नोलॉजी को इतना ज़्यादा प्रेफर नहीं करेंगे। क्यों? उन्होंने टेक्नोलॉजी को इतना ज़्यादा यूज़ नहीं किया होगा। क्या ख्याल है? या ये जो 1980s के बाद पैदा हुए हैं ये दोनों तरह की चीज़ों को प्रेफर करेंगे, टेक्नोलॉजी से पहले वाली भी और टेक्नोलॉजी के बाद वाली भी, कि इनको टेक्नोलॉजी से पहले वाली चीज़ों की भी इंपॉर्टेंस पता है। लेकिन अब जो 2000 के बाद पैदा हुए हैं इनको देखा है, तीनों तो चीज़ें टेक्नोलॉजिकल देखी हैं, पुरानी चीज़ों तो इन्होंने ना यूज़ की हैं ना देखी हैं, तो उसकी इंपॉर्टेंस इनके लिए कुछ नहीं होगी। तो ये भी आपने टाइप ऑफ सोसाइटी देखनी है अकॉर्डिंग टू एज ग्रुप, अकॉर्डिंग टू जेंडर भी आपने देखना है। लाइक कोई बेबी प्रोडक्ट्स आप इंट्रोड्यूस करवाने जा रहे हो, मार्केट करने जा रहे हो, तो किस जेंडर को आपने टारगेट करना है? वुमेन्स को टारगेट करना है, मैन को टारगेट नहीं करना। क्या कह रहा है? और आपने क्या देखना है जी? जेंडर वाइज देखना है सोसाइटी में डिसीजन मेकिंग कैसे इन्फ्लुएंस होती है। जेंडर वाइज लॉयल्टी पैटर्न भी आपने देखने हैं कि आपका कस्टमर ज़्यादा लॉयल फीमेल होगा या मेल है। और जेंडर वाइज स्पेंडिंग पैटर्न भी आपने देखने हैं कि आपकी प्रोडक्ट्स की तरफ कौन सा जेंडर ज़्यादा पैसे खर्चता है, तो आपने मार्केट करते वक्त उसे टारगेट करना है। एथनिसिटी आपने देखनी है, ज़ात पात रिलीजन लैंग्वेज, क्यों उसके अकॉर्डिंगली भी लोग डिफरेंट चीज़ों को प्रेफरेंस देते हैं या फिर नहीं देते, डिफरेंट चीज़ों को प्रेफरेंस देते हैं या फिर नहीं देते। लाइक छोटे शहरों की बात करें, विलेजेस की बात करें, तो वहाँ पे फास्ट फूड को इतना ज़्यादा प्रेफर नहीं किया जाता। हाँ, बड़े शहरों की बात करें तो वहाँ पे फास्ट फूड को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। तो ये चीज़ें भी आपने देखनी है। एजुकेशन का लेवल भी आपने देखना है, क्यों एजुकेशन का लेवल आपके बिजनेस की स्ट्रैटेजीज को इम्पैक्ट करता है। स्किल्ड लेबर फोर्स की सूरत में आपको अफेक्ट करता है, या एडवर्टाइजिंग के थ्रू आप जो बात कम्युनिकेट करना चाह रहे हो पढ़े लिखे लोगों को समझ आएगी, अनपढ़ जाहिलों को उतनी ज़्यादा समझ नहीं आएगी। तो ये भी आपके बिजनेस को अफेक्ट करता है कि सोसाइटी के अंदर एजुकेशन की क्वालिटी, एजुकेशन का लेवल कैसा है। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को देखना है, क्यों ये भी आपके बिजनेस को अफेक्ट करता है। अगर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन अच्छी नहीं है तो आपको स्टाफ नहीं मिलेगा, कस्टमर नहीं मिलेगा। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन नहीं है तो आपकी इंश्योरेंस सिक्योरिटी कॉस्ट हाई होगी। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन अच्छी नहीं है तो आपकी गुड्स के चोरी होने का चांस ज़्यादा होगा, जिससे प्रॉफिटेबिलिटी आपकी इफेक्ट होगी। आपको सिक्योरिटीज़ मेजर्स बहुत ज़्यादा लेना पड़ेंगे, लाइक कैमराज, सीसीटीवी कैमराज वगैरह जो है वो आपको बहुत ज़्यादा जो है वो लगाना पड़ेंगे। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन नहीं है अच्छी तो इससे फॉरेन इन्वेस्टर भी आपके कंट्री में नहीं आएगा। फॉरेन इन्वेस्टर क्या, इससे टूरिज्म भी आपके कंट्री में नहीं आएगा। तो इस सूरत में भी आपकी इकॉनमी अफेक्ट होगी। मीन लोकल लोगों पे आपको डिपेंड करना पड़ेगा, जितनी भी इन्वेस्टमेंट हो रही है फॉरेन इन्वेस्टर्स नहीं आएगा। सो ये क्या थे हमारे पास 6 सोशल फैक्टर्स, जिनके बारे में हमें बस कॉन्सेप्ट होना चाहिए, रटा नहीं रटा, सिर्फ 6 हेडिंग को लगाना है। अब आगे लीगल फैक्टर, जिनके बारे में हमें कॉन्सेप्ट के साथ साथ एक एक दो लाइनें लिखनी भी आनी चाहिए। पहले उसने बता दिया भाई ये लॉ रेगुलेशन का बिजनेस के ऊपर इम्पैक्ट क्या है, तो लॉ रेगुलेशन का बिजनेस के ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। क्यों? लॉ जब भी बनता है तो बिजनेस को कंप्लाइंस करना पड़ती है, बिजनेस कंप्लाई नहीं करेगा तो फाइन्स पेनल्टीज इंपोज हो सकती हैं जो आपके बिजनेस को अफेक्ट करेंगी, या आपका बिजनेस बैन भी हो सकता है। एक लॉ पहले आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन अब अगर उसमें चेंज आती है तो आपके लिए इंपॉर्टेंट बन सकता है। इसलिए लीगल फैक्टर को बहुत ज़्यादा आपने फोकस करना है। हाँ, ये लॉ रेगुलेशन कैसे बिजनेस को अफेक्ट करते हैं, कुछ उसने एग्जांपल्स दे दी कैसे अफेक्ट करते हैं। मेक अ बिजनेस आर ट्रांजैक्शन इलीगल, मीन किसी भी बिजनेस ट्रांजैक्शन को इलीगल जो है वो करार दे सकते हैं अगर लॉ के अगेंस्ट है, मीन आपने लॉ को नहीं देखा। कंडीशन ऑन सर्टन बिजनेसेस जो है वो लॉ इम्पोज कर सकते हैं, लाइक ये अचानक से होटल रेस्टोरेंट का जो बिज़नेस है इनके ऊपर कंडीशन इम्पोज होगी कि इनको क्या करना है, अपने जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं इनको ग्लव्स देने हैं, इनको एप्रन पहनाने हैं। मीट फ्रूट्स वेजिटेबल एक ही फ्रीज़र में नहीं डिफरेंट फ्रीज़र में रखोगे। क्यों? वो मीट जो है वो क्या करते हैं, फ्रूट वेजिटेबल की हाइजीनिक कंडीशन को अफेक्ट करते हैं। इसके अलावा लॉ कैसे अफेक्ट कर सकते हैं, रेगुलेट द राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ पीपल कैरिंग आउट बिजनेस टू इंश्योर फेयरनेस,
मीन किसके क्या राइट्स ड्यूटीज़ हैं वो भी लॉ बताते हैं। प्रोटेक्ट पीपल डीलिंग विद द बिजनेस, लाइक कस्टमर को, कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने में हेल्प देते हैं। इंश्योर द प्रोटेक्शन ऑफ एम्प्लॉयज फ्रॉम अनफेयर ट्रीटमेंट, मीन एम्प्लॉयमेंट लॉ के थ्रू। प्रोटेक्ट इन्वेस्टर, क्रेडिटर्स एंड कंज्यूमर, लाइक कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ के थ्रू। रेगुलेट डीलिंग बिटवीन बिजनेस एंड इट्स सप्लायर, तो इसे भी लॉ बने हुए हैं कि आप किसी सप्लायर को अनफेयरली ट्रीट नहीं कर सकते। एंड इंश्योर अ फेयर कंपटीशन इन बिजनेस, लाइक कंपटीशन लॉ के थ्रू। लाइक यहाँ पे आप अगर वही जो लॉज हमने पढ़े हैं उनके पर्पस लिख दो तो फिर भी बात चल जाएगी। लाइक एम्प्लॉयमेंट लॉ का पर्पस है टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू एम्प्लॉयज़, टू प्रोवाइड सेफ वर्क प्लेस फॉर एम्प्लॉयज़, टू मेंटेन फेयर कंपटीशन इन द बिजनेस, क्या कह रहा है, टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू कंज्यूमर, टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू इंडिविजुअल डेटा। तो वो लॉज के पर्पस भी यहाँ पे लिखे जा सकते हैं, ज़रूरी नहीं यही पॉइंट लिखे जाएं। तो अगर पूछ लिया जाए कि रोल ऑफ लीगल फैक्टर क्या है बिजनेस के अंदर, तो आपने लॉज के पर्पस लिखने हैं। जिसके आगे हमारे पास डिफरेंट लॉज आ गए, हेल्थ एंड सेफ्टी लॉ आ गया, जिसमें हमने क्या करना है, एम्प्लॉयज़ को एक सेफ वर्क प्लेस प्रोवाइड करनी है जहाँ पे एम्प्लॉयज़ एक्सपोज ना हो एनी डेंजर, रिस्क और इंजरी। तो यही एक लाइन का पर्पस बस इसका लर्न करना है। लाइक आपने क्या करना है, मिनिमम हेल्थ एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना है हर बिजनेस के अंदर। और ये हेल्थ एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की बनती है। क्यों, अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इसे फॉलो नहीं करेंगे तो इनको सीरियस कंसिक्वेंसेस या लीगल एक्शन फ्रॉम गवर्नमेंट फेस करना पड़ सकते हैं। डाटा प्रोटेक्शन लॉ का पर्पस क्या है, प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू इंडिविजुअल डाटा सो दैट नो वन कैन होल्ड, यूज, प्रोसेस इंडिविजुअल डाटा विदाउट हिज परमिशन। और कुछ लॉज हैं जिसमें आपको डाटा की सिक्योरिटी भी मेंटेन करनी है, और अगर आप इनको कंप्लाई नहीं करते तो ऑर्गेनाइजेशन को सीरियस एक्शन फेस करना पड़ सकते हैं। अगर किसी का डाटा मिसयूज होता है आपकी प्रेमिसेस से या आपके थ्रू। तो एम्प्लॉयमेंट लॉ बनाए गए हैं किस लिए, ताकि एम्प्लॉयज को प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जा सके, कोई अनफेयर ट्रीटमेंट ना हो और उसकी एक्सप्लॉयटेशन फ्रॉम एम्प्लॉयर ना हो सके। और कवर कर रहे हैं किन एस्पेक्ट्स को, मिनिमम वेज रेट को, मिनिमम वेज रेट जो गवर्नमेंट ने डिफाइन किया है वो आपने देना है। किसी को अनफेयर डिसमिस नहीं कर सकते, क्यों, अगर अनफेयर डिसमिस किया और कोर्ट में प्रूव हो गया कि डिसमिसल अनफेयर थी तो आपको उस बंदे को जॉब पे वापस भी रखना पड़ेगा और उसे ये डैमेजेस भी पे करना पड़ सकते हैं। कवर कर रहे हैं वर्किंग कंडीशन को भी, कि जॉब प्लेस पे वर्किंग कंडीशन भी अच्छी होनी चाहिए। मीन हीटिंग कूलिंग सिस्टम अच्छा होना चाहिए, वर्किंग कंडीशन ऐसी होनी चाहिए जिसके अंदर जो है वो कोई एक्सप्लॉयटेशन भी नहीं होनी चाहिए। लाइक एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन जो है उसे अवॉइड करना चाहिए, क्यों, वो अच्छा नहीं है। वर्किंग आवर्स जितने कमिट किए हैं उतने ही होने चाहिए, उससे ज़्यादा काम अगर आप करवा रहे हो तो ये भी वर्किंग कंडीशन के ज़िम्मे में आता है, मेन लॉ फॉलो नहीं हो रहा। कवर कर रहे हैं रिडंडेंसी को, क्या आपने कोई अल्टरनेटिव ऑप्शन देनी है या फिर कोई नोटिस पीरियड दे के रिडंडेंट करना है, उसके बिना लॉ के अगेंस्ट है। और कवर कर रहे हैं डिस्क्रिमिनेशन एट जॉब वर्क प्लेस, हो सकती है एम्प्लॉयर की तरफ से भी, एम्प्लॉयज़ की तरफ से भी हो सकती है, जेंडर की डिस्क्रिमिनेशन, डिसेबिलिटी की डिस्क्रिमिनेशन, रिलीजन की बेस पर, एथनिसिटी की बेस पर, या आजकल जो पॉलिटिकल पार्टीज़ की बेस पर हो रही है। तो अगर हो रही है तो आप कोर्ट में जाके एक्शन ले सकते हो, क्यों, एम्प्लॉयमेंट लॉ ये 5 चीज़ों को कवर कर रहे हैं, इनसे रिलेटेड एम्प्लॉयज़ को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो एम्प्लॉयमेंट लॉ का एक लाइन का पर्पस आपको लर्न करना है, टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू एम्प्लॉयज़ अगेंस्ट अनफेयर ट्रीटमेंट एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ बाय एम्प्लॉयर्स। और कवर कर रहे हैं 5 एस्पेक्ट्स को, तो 5 एस्पेक्ट्स के नाम हमें पता होना चाहिए, मिनिमम वेज, अनफेयर डिसमिसल, वर्किंग कंडीशन, रिडंडेंसी और डिस्क्रिमिनेशन। जिसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट लॉ क्या है, कंपटीशन लॉ, जिसका मेन पर्पस क्या है, टू मेंटेन फेयर कंपटीशन इन द मार्केट, एनकरेज फेयर कंपटीशन इन द मार्केट एंड अवॉइड एंटी कंपैटिटिव प्रैक्टिस। एंटी कंपैटिटिव का मतलब क्या है, मोनोपोली को अवॉइड करना। एंटी कंपैटिटिव का मतलब क्या है, मोनोपोली को अवॉइड करना। और कवर कर रहे हैं 3 एस्पेक्ट्स को, एक मोनोपोली कंट्रोल को, मोनोपोली है क्या, जहाँ पे एक बिजनेस 100% मार्केट को कंट्रोल कर लेता है। तो गवर्नमेंट देखती है कि अगर कोई मोनोपोली क्रिएट होने जा रही है तो उसे इन्वेस्टिगेट करती है और देखती है इसके अगेंस्ट हमें कुछ मेजर्स लेने चाहिए, नहीं लेने चाहिए। लाइक मेजर्स क्या हो सकते हैं, उस बिजनेस को नेशनलाइज अपनी कस्टडी में ले लेना। या कंपटीशन लॉ कवर कर रहा है किस चीज़ को, एंटी कलूजन को। कलूजन क्या है,
जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा बिजनेस सीक्रेटली कुछ एग्री करते हैं जो उनके बेनिफिट में है और अगेंस्ट पब्लिक इंटरेस्ट है। और कुछ कंट्रीज में ये कलूजन क्या है, क्रिमिनल ऑफेंस है, मीन इलीगल है। या कंपटीशन लॉ कवर करता है प्राइस कंट्रोल को, लाइक गवर्नमेंट ऑफिशियल बॉडीज जो हैं कुछ चीज़ों की प्राइसेस अपने कंट्रोल में ले लेती हैं, लाइक वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, या फिर अदर नेसेसिटीज इन पाकिस्तान लाइक पेट्रोल, फ्रूट, वेजिटेबल, मीट की प्राइसेस गवर्नमेंट डेली बेसिस पे सेट करती है। पेट्रोल की आफ्टर 15 डेज या आफ्टर 30 डेज, जबकि मीट, वेजिटेबल, फ्रूट्स की डेली बेसिस पे सेट करती है गवर्नमेंट प्राइसेस। जिसके अलावा क्या लॉज है हमारे पास, कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ है, ताकि कंज्यूमर को प्रोटेक्ट किया जा सके अगेंस्ट सेल ऑफ गुड्स, जिसमें सेल ऑफ गुड्स लेजिस्लेशन आ जाता है कि गुड आपने अगर किसी बिजनेस से ली है तो आपने क्या अज्यूम किया है कि उस गुड्स का टाइटल वो बिजनेस मीन एबीसी स्टोर आपको ट्रांसफ़र कर रहा है, उसकी डिस्क्रिप्शन या क्वालिटी जो आपको एबीसी स्टोर ने बताई है अगर वो उसके अकॉर्डिंगली नहीं है तो आपने रिफंड, रिप्लेसमेंट किससे लेना है, एबीसी स्टोर से लेना है, रिपेयर एबीसी स्टोर से लेना है, सोनी कंपनी की प्रोडक्ट सोनी कंपनी से नहीं लेना। साइबर लॉ जो है वो कवर कर रहे हैं जी, लॉ है रिलेटिंग टू इंटरनेट एंड इंटरनेट रिलेटेड ट्रांजैक्शन की सिक्योरिटी से रिलेटेड, ताकि ओवर इंटरनेट जो है वो आपकी ट्रेडिंग को सिक्योर बनाया जा सके। कंपनीज लॉ बनाए गए हैं जी, बिजनेस कैसे आपने फॉर्म करना है, कैसे डिसॉल्व करना है, कैसे आपने बिजनेस को चलाना है, किन पॉलिसीज़ को फॉलो करना है, नहीं करोगे तो पेनल्टीज इंपोज हो जाएंगी लॉ की तरफ से। पार्टनरशिप लॉ बनाया गया है कि पार्टनरशिप बिजनेस आपने कैसे बनाना है, कैसे डिसॉल्व करना है, क्या राइट्स ड्यूटीज़ हैं पार्टनर्स की। हाँ, इसके अंदर कुछ एज़ कम्पेयर टू कंपनी लॉ जो है वो रिस्ट्रिक्शन क्या है, थोड़ी कम है। और आगे कॉपीराइट्स, पेटेंट्स और लाइसेंसेस की बात की है। कॉपीराइट मीन कोई ओरिजिनल क्रिएशन किसी की अगर उसने कॉपीराइट ले लिए हैं, लाइक कोई म्यूज़िक है, कोई डॉक्यूमेंट्स हैं, कोई बुक है, तो दूसरा उसे कॉपी नहीं कर सकता। पेटेंट्स मीन जहाँ पे आपने एक्सक्लूसिव राइट्स लिए हुए हैं तो आपके अलावा कोई और उस फार्मूला को कॉपी नहीं कर सकता। और लाइसेंस मीन आपको गवर्नमेंट की तरफ से एक लाइसेंस मिला हुआ है कि आपके अलावा ये स्पेसिफिक एक्टिविटीज़ और कोई परफॉर्म नहीं कर सकता, तो अगर कोई परफॉर्म करेगा तो क्या होगा, इलीगल होगा जी। यहाँ तक हमने क्या किया, सोशल फैक्टर 6 पढ़ लिए और लीगल फैक्टर में लॉज पढ़ लिए, हेल्थ एंड सेफ्टी लॉ, डाटा प्रोटेक्शन लॉ, एम्प्लॉयमेंट लॉ उसके एस्पेक्ट्स, कंपटीशन लॉ उसके एस्पेक्ट्स, कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ उसका एक एस्पेक्ट, सेल ऑफ गुड्स लेजिस्लेशन, साइबर लॉ, कंपनी लॉ, पार्टनरशिप लॉ, और हमने थोड़ा सा पढ़ लिया कॉपीराइट, पेटेंट और लाइसेंस का मतलब क्या है। अब इस चैप्टर में एक चीज़ लर्न करने वाली है और वो लर्न करने वाली क्या है, नेक्स्ट टॉपिक, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। क्या है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का मतलब क्या है कि बिजनेस ऑपरेशन परफॉर्म करने में आपको जो चीज़ें हेल्पफुल हैं उसे क्या नाम दिया जाता है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। लॉ ठीक है बिजनेस के ऊपर इंपोज हैं जो बिजनेस को फॉलो करने हैं, लेकिन ये लॉज वो कहते हैं कि थोड़े लीनियंट होने चाहिए, इस तरह से होने चाहिए कि बिजनेस ऑपरेशन परफॉर्म करने में ये कोई हेल्प भी दे। हाँ, कॉपीराइट, पेटेंट, क्या ख्याल है, ये चीज़ें ईज़ आपको प्रोवाइड करती हैं कि आपके अलावा आपकी चीज़ कोई कॉपी नहीं कर सकेगा। एक चीज़ का लाइसेंस आपके पास है तो आपके अलावा कोई परफॉर्म नहीं कर सकेगा, तो ये क्या एक तरह का ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस है। लेकिन वो कहते हैं जो कंपनी लॉ है, पार्टनरशिप लॉ है, पॉलिसीज़ फॉलो करनी है तो इनके अंदर भी कुछ ईज़ होना चाहिए, इतनी स्ट्रिक्ट नहीं होनी चाहिए कि बिज़नेस आप बिल्कुल कर ही ना सको। इनके अंदर अगर कोई कॉस्ट आती है तो कम से कम आनी चाहिए, इनके अंदर कोई टाइम लगता है चीज़ों को अप्रूव करवाने में, रजिस्टर करवाने में, तो कम से कम होना चाहिए, फिर जाके ईज़ ऑफ बिज़नेस है, अदरवाइज ईज़ ऑफ बिज़नेस नहीं है। क्या ख्याल है? तो ईज ऑफ बिजनेस जो है वो इस लीगल एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंगली होना चाहिए। मीन लीगल एनवायरनमेंट इतना सेंसिबल, इतना अच्छा होना चाहिए कि बिजनेसेस को इनकरेज करे, बिजनेस ग्रोथ को इनकरेज करे। मीन क्या प्रोवाइड करे, ईज प्रोवाइड करे, डिफिकल्टीज नहीं। हाँ, वो ईज ऑफ बिजनेस से रिलेटेड जो है वर्ल्ड बैंक ने को 190 डिफरेंट कंट्रीज का डाटा कलेक्ट करते हुए कुछ क्या किए हैं, 10 इंडिकेटर्स बता दिए हैं जो ये शो करते हैं कि ईज ऑफ बिजनेस किसी कंट्री के अंदर है या नहीं है। किसी बिजनेस के, किसी कंट्री के लीगल एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंगली
किसी कंट्री के लीगल एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंगली हमने देखना है कि वहाँ पे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है या नहीं। तो आपने क्या देखने हैं, ये 10 इंडिकेटर्स देखने हैं। हाँ, ये 10 इंडिकेटर्स हमने लर्न करने। मीन लीगल एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंगली फ्लैक्सिबिलिटी होनी चाहिए ताकि बिजनेस को अपने ऑपरेशन परफॉर्म करने में ईज फील हो, डिफ़िकल्टी नहीं। हाँ, वो जो वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट है जहाँ पे उसने कोई 10 इंडिकेटर्स ऑफ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस डिफाइन किए हैं, वो 10 इंडिकेटर्स क्या हैं तो वो हमें लर्न करने हैं। मीन ये रिपोर्ट ये कहती है कि 10 इंडिकेटर्स ऐसे हैं जिसकी बेस पर आप किसी कंट्री का ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जज कर सकते हो। क्या है वो 10? स्टार्टिंग का बिजनेस के बिजनेस को स्टार्ट करना इजी है या नहीं, लाइक रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंगली बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कॉस्टली तो नहीं है, क्यों अगर है तो इजी नहीं है। दूसरा आपने क्या देखना है, गेटिंग क्रेडिट, मीन उस कंट्री के अंदर कोई क्रेडिट आपको चाहिए, ओवरड्राफ्ट चाहिए तो इजीली मिल सकता है, लोन मिल सकता है या नहीं मिल सकता है। क्यों मिल सकता है? तो बिजनेस के लिए ऑपरेशन परफॉर्म करना, बिजनेस की ग्रोथ के लिए ये हेल्पफुल है, वरना ये हेल्पफुल नहीं है। ईज ऑफ बिजनेस में आपको और क्या देखना है, कंस्ट्रक्शन परमिट, लाइक कोई कंस्ट्रक्शन परमिट आपको अलाउ किया जाता है नहीं किया जाता। लाइक सऊदीया यूएई की बात करें तो वहाँ पे आप खुद से कोई भी प्रॉपर्टी नहीं बना सकते, आपको क्या करना पड़ेगा, वहाँ पे कोई कफील लेना पड़ेगा, मीन किसी लोकल के साथ आपको बिजनेस खड़ा करना पड़ेगा। और वो लोकल इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं कर रहा, सिर्फ आपका अपना नाम दे रहा है लोकल होने का और आपसे चार्ज कर रहा होता है। तो आप मेनली किसी नई कंट्री में बिजनेस करने जा रहे हो तो वहाँ पे आपने देखना है ये ईज ऑफ बिजनेस है या नहीं, बिजनेस को स्टार्ट करना कितना ईजी है, क्रेडिट वहाँ से ईजीली बिजनेस के लिए मिल सकता है या नहीं मिल सकता, मुश्किल हालात में आपको लोन चाहिए, ओवरड्राफ्ट चाहिए, कंस्ट्रक्शन परमिट वहाँ पे मिलता है या नहीं मिलता, गेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, मीन इलेक्ट्रिसिटी इजीली मिल जाती है नहीं मिल जाती, गैस पानी बिजली ये आपको चाहिए होते हैं बिजनेस ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए, और अगर है ही नहीं तो आपकी प्रोडक्शन रुक जाएगी। दिस मीन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं है वहाँ पे। रजिस्टरिंग प्रॉपर्टी आपने देखना है कि प्रॉपर्टी अगर आप बना लेते हो तो क्या अपने नाम पर रजिस्टर करवा सकते हो, अगर अपने नाम पर रजिस्टर्ड ही नहीं करवा सकते तो फिर दिस मीन वहाँ पे बिजनेस करना इजी नहीं है। क्यों? आपको बिजनेस की बिल्डिंग लैंड वगैरह अपनी अगर लेनी है, रेंट पे नहीं आप चलना चाहते, तो क्या आपके नाम पर रजिस्टर्ड हो सकती है, नहीं हो सकती, ये चीज़ें देखनी है। प्रोटेक्टिंग माइनॉरिटी इंटरेस्ट, माइनॉरिटी मीन जो लोकल ज़्यादा पॉपुलेशन होती है मेजोरिटी, और जो किसी दूसरे रिलीजन के लोग या दूसरे कंट्री के लोग होते हैं वो कौन होते हैं, माइनॉरिटी। तो उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई लॉज हैं तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, वरना नहीं है। रिजॉल्विंग इंसॉल्वेंसी, मीन बिजनेस अगर इंसॉल्वेंट हो जाता है तो उसमें क्या कोई बहुत ज़्यादा पेनल्टीज तो नहीं पड़ जाती, मीन एक बिजनेस मर गया है और उल्टा आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी भी बेच के चीज़ें वहाँ पे पूरी की जाएंगी, तो फिर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं है। एनफोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट्स, मीन कॉन्ट्रैक्ट्स अगर लोगों के साथ होते हैं तो उन कॉन्ट्रैक्ट्स की कितनी कंप्लायंस इंश्योर की जाती है। एक बंदे ने आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, कॉन्ट्रैक्ट की ब्रीच कर दी, कोर्ट में चले गए, कोर्ट ने कहा जी हम कुछ कर ही नहीं सकते, तो दिस मीन यहाँ पे तो कॉन्ट्रैक्ट की कोई वैल्यू ही नहीं है। क्या ख्याल है? तो ये भी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं है। क्यों? आपको प्रोटेक्शन ही नहीं है कि एक बंदे के साथ मैं डील करूंगा तो डील पूरी होगी। इसके अलावा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में आपने क्या देखना है, ट्रेडिंग अक्रॉस बॉर्डर्स, मीन एक कंट्री से दूसरे कंट्री में मीन कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना ईजी है, यानी उसकी कोई बहुत स्ट्रिक्ट पॉलिसीज तो नहीं है, क्योंकि अगर बहुत स्ट्रिक्ट हैं तो ट्रेड आप फॉरेन कंट्रीज के साथ नहीं कर सकते, मीन इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं है। क्यों? आपको समटाइम मशीनरी बाहर से मंगवाना पड़ती है, मटीरियल बाहर से मंगवाना पड़ता है, लोकल मार्केट कम होगी तो आपको चीज़ें बाहर भी बेचना पड़ती हैं। इसके अलावा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में आपने क्या देखना है, पेइंग टैक्सेस, मीन टैक्स का सिस्टम वहाँ पे कैसा है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स कहीं बहुत ज़्यादा तो नहीं है, अगर चलें बहुत ज़्यादा भी हैं तो क्या उनकी पेमेंट में कोई फ्लैक्सिबिलिटी है या नहीं, अगर तो टैक्स कम है पेमेंट में फ्लैक्सिबिलिटी है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, वरना ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं है। सो क्या लर्न करना आपने, ये 10 पॉइंट लर्न करने हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडिकेटर्स क्या है अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक इंडेक्स 2003 के अकॉर्डिंगली, स्टार्टअप ऑफ बिजनेस, गेटिंग क्रेडिट, कंस्ट्रक्शन परमिट, गेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, रजिस्टरिंग प्रॉपर्टी, प्रोटेक्टिंग माइनॉरिटी इंटरेस्ट, रिजॉल्विंग इंसॉल्वेंसी, एनफोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट्स, ट्रेडिंग अक्रॉस बॉर्डर्स एंड पेइंग टैक्सेस। बस ये चीज़ आपने रटा लगानी है मेनली। बाकी आपने क्या करना था, 6 सोशल फैक्टर की हेडिंग के नाम रटा लगाने हैं और लॉज का एक एक लाइन का पर्पस हमें जो है वो रटा लगाना है।
आगे उसने थोड़ी सी पाकिस्तान की भी बात कर दी। टू इम्प्रूव पाकिस्तान रैंकिंग इन दिस रिपोर्ट many measures have been taken in Companies Act 2017 to provide ease of business as follows। मीन Companies Act 2017 जो पीछे डिफाइन किया गया उसमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिलेटेड पाकिस्तान में कुछ मेजर्स लिए गए हैं। क्या मेजर्स लिए गए हैं कि सिंपल एंड सॉफ्टवेयर रजीम फॉर स्मॉलर कंपनीज, मीन छोटी कंपनीज को बहुत ज़्यादा वेव ऑफ दिया गया है टैक्स के अंदर, या उनकी जो लीगल रिक्वायरमेंट है लाइक एनुअल रिपोर्ट्स फाइल करनी है या कोई ऑडिट करवाना है तो उसमें कुछ रिलीफ दिया गया है लाइक एक लिमिट तक, उससे ऊपर शेयर कैपिटल है तो ऑडिट कंपलसरी होगा, उससे नीचे ऑडिट कंपलसरी नहीं है। इंट्रोडक्शन ऑफ मैक्सिमम यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी, मीन टेक्नोलॉजी कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करे, इसमें गवर्नमेंट समटाइम्स सब्सिडीज ग्रांट्स भी देती है। एंड रिमूवल ऑफ अननेसेसरी रिक्वायरमेंट फॉर ऑल कंपनीज, और छोटी कंपनीज के लिए रजिस्ट्रेशन वगैरह की रिक्वायरमेंट जो है वो भी बहुत ज़्यादा लीनियट की गई है, मीन बहुत ज़्यादा फीसिस नहीं रखी गई लाइक बगैर किसी फ़ी के आप बिज़नेस रजिस्टर्ड करवा लो। बिज़नेस रजिस्टर करा लिया है, नहीं चल रहा तो कुछ टाइम पीरियड के लिए आप बंद कर दो, उसके बाद जब अच्छे हालात आए तब चला लो। तो इस तरह की फैसिलिटीज़ भी दी गई हैं अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2017। किस चीज़ से रिलेटेड? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिलेटेड। तो 3 टॉपिक थे इस चैप्टर के अंदर। एक सोशल फैक्टर, 6 हेडिंग्स हमें लर्न करनी है। सोशल फैक्टर 6 हेडिंग्स हमें लर्न करनी है। क्या थी 6 हेडिंग्स? वो एटीट्यूड एंड लाइफस्टाइल, सोशल वैल्यूज, डेमोग्राफी, एज, जेंडर, एथनिसिटी के अकॉर्डिंगली, वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन, एजुकेशन लेवल एंड लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन। दूसरा हमारे पास लीगल फैक्टर था। लीगल फैक्टर में मीन लॉज कैसे अफेक्ट करते हैं, तो वही लॉज के पर्पस आपने लिखने हैं, लेकिन वो लॉज हैं क्या? हेल्थ एंड सेफ्टी लॉ है, टू प्रोवाइड a safe workplace to employees where they are not exposed to any danger, injury, risk to their health। मीन ये एक लाइन बस रटा लगानी है इसका पर्पस, या समझ के खुद से लिख लो। डाटा प्रोटेक्शन लॉ किस लिए है? टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू इंडिविजुअल डाटा सो दैट नो वन कैन होल्ड, यूज, प्रोसेस इंडिविजुअल डाटा विदाउट हिज परमिशन। तो ये 2 लाइनें रटा लगानी है। एम्प्लॉयमेंट लॉ किस लिए है? टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू एम्प्लॉयज सो दैट एम्प्लॉयर कैन नॉट एक्सप्लॉइट और मिसट्रीट द एम्प्लॉयज। और कवर कर रहे हैं 5 एस्पेक्ट्स को। क्या? मिनिमम वेज, अनफेयर डिसमिसल, वर्किंग कंडीशन, रिडंडेंसी एंड डिस्क्रिमिनेशन। कंपटीशन लॉ कवर कर रहे हैं। पर्पस क्या है? टू एनकरेज फेयर कंपटीशन एंड अवॉइड एंटी कंपैटिटिव प्रैक्टिसेस। और कवर कर रहे हैं 3 एस्पेक्ट्स को, मोनोपोली कंट्रोल, एंटी कल्यूजन रेगुलेशन और प्राइस कंट्रोल। कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ किस लिए? टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू कंज्यूमर अगेंस्ट सेलर ऑफ गुड्स, लाइक सेल ऑफ गुड्स लाइसेंशन में टाइटल, डिस्क्रिप्शन और क्वालिटी किसने प्रोवाइड की है? सेलर ने। तो सेलर मस्ट रिप्लेस और पे रिफंड टू द कस्टमर। साइबर लॉ क्या है? एक लाइन का पर्पस है टू प्रोवाइड सिक्योरिटी ऑन इंटरनेट एंड ट्रांजैक्शन रिलेटिंग टू इंटरनेट। कंपनी लॉ ऐसा कुछ भी लर्न करने वाला नहीं है, जस्ट कॉन्सेप्ट है। पार्टनरशिप लॉ मीन पार्टनरशिप के बनाने में, ख़त्म करने में, पार्टनरशिप की राइट्स ड्यूटी से रिलेटेड लॉ है। और कंपनी लॉ में कंपनी को बनाने में, चलाने में, डिसॉल्व करने में कुछ लॉज हैं। और हमें जो मेन चीज़ लर्न करनी है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के जो इंडिकेटर्स हैं 10 ये लर्न करने हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के जो 10 इंडिकेटर्स हैं ये हमें लर्न करने हैं। थोड़ा सा टाइम लगेगा, 2-3 घंटे लगेंगे इस चैप्टर को लर्न करने पे, तो प्लीज़ लगा दें। हेडिंग के नाम लर्न करने हैं, हर लॉ का पर्पस लिखना है आपको लर्न करके, और ये 10 ईज ऑफ डूइंग बिजनेस आपको लर्न करने हैं। 3 घंटे मैक्सिमम मैंने कहे हैं, 1-2 घंटे में भी हो सकता है, लेकिन कर लो, क्यों? हमें पेपर सिक्योर करके चलना है। मेनली पहले 6 चैप्टर से जो नज़र आ रहा है वो सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन ही नज़र आ रहा है, लेकिन MCQs के पॉइंट से हमें ये चीज़ें कवर करनी है। क्यों? एक आध MCQ भी आता है तो 1-1.5 नंबर मान ली इंपॉर्टेंट है, और दूसरा हमें वैसे भी कवर करनी है। अगर 4-5 नंबर के स्ट्रेट फॉरवर्ड पार्ट आ गया तो हम बिल्कुल ब्लैंक ना हो, कुछ ना कुछ लिखने के काबिल हों। होपफुली नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, हम चैप्टर 5 कवर करेंगे। 4 हमारा ऑलरेडी कवर है, बता दूंगा किस लेक्चर में पढ़ा है। 5 हमने कवर करना है और उसके बाद हमारा सिलेबस खत्म हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।